जय हिंद डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। सो करंट अफेयर्स थ्रू एमसीक्यू की सीरीज में अप्रैल के सेकंड वीक को कवर कर रहे हैं, थर्ड वीक और फोर्थ वीक का जो वीडियो है, ताकि आपके पूरे महीने के करंट अफेयर्स एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस हो जाएं। वो आपको कल और परसों एक एक वीडियो मिल जाएगा। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज इफ यू वांट टू क्रैक प्रीलिम्स तो एमसीक्यू सोल्व करना काफी जरूरी होता है। और हम क्या कर रहे हैं, हम पूरे साल के जो करंट अफेयर्स हैं उसको एमसीक्यू के थ्रू ही सोल्व कर रहे हैं, ताकि जब एग्जाम में करंट अफेयर्स की तरफ से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं आप उसको आसानी से सोल्व कर लें। जो पूरी सीरीज है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। This is brief introduction about me. My name is Prince Luthra, All India Rank 577 from UPSC CSE 2014 बैच। यहाँ पर फॉर एवरी करेक्ट आंसर आपको क्या मिलेगा, 1 का स्कोर मिलने वाला है। फॉर एवरी इनकरेक्ट वन 0 का स्कोर मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग अभी नहीं रखी गई है। और इसमें जो कट ऑफ रहने वाली है वो 20 मार्क्स के रहने वाले हैं। मींस 20 का स्कोर आपको करना ही करना है। 20 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करेक्ट करने ही करने हैं। अगर आप बेसिकली न्यूज़पेपर या फिर डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे आसानी से आप 20 क्वेश्चंस को मेरे हिसाब से कर पाएंगे। बट स्टिल इट इज गोइंग टू बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस। 50 क्वेश्चंस में अगर स्कोर कम भी रहता है, मान लीजिए आपने स्टूडेंट कैटेगरी में भी स्कोर किया, बट स्टिल इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू लर्न कि कहाँ कहाँ पर गलती हुई। इन 50 क्वेश्चंस में से जो भी क्वेश्चन या किसी भी तरीके से स्टेटमेंट आपके एग्जाम में आते हैं तो वहां पर आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से एक लर्निंग एक्सपीरियंस के तौर पे इन क्वेश्चंस को लीजिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। दिस इज अबाउट स्पीकर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्पीकर्स। तो अंडरलाइन करिए, स्पीकर को पूछा गया कि 3 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट स्पीकर को लेकर सही है। द नोमेनक्लेचर स्पीकर, जो ये स्पीकर एक टर्मिनोलॉजी यूज करी जाती है, एंड डेप्यूटी स्पीकर जो यूज करी जाती है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1919 के थ्रू ऐड करी गई थी। हो सकता है स्पीकर जो होंगे ही और शी शुड बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा, वो लोकसभा से आएंगे। एंड ही और शी इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लोकसभा, लोकसभा के अंदर जो हम इंटरप्रिटेशन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फाइनल अथॉरिटी स्पीकर के पास ही रहती है। तो यहां पर जल्दी से मैं क्या करूंगा, आपके 10 सेकंड्स शुरू कर दूंगा। ये 10 सेकंड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप कोशिश करें विद इन 10 सेकंड्स इसको आंसर करने की। कमेंट सेक्शन में अपने आंसर देते रहिएगा। ओके, चलिए। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात करते हैं तो यहां पर क्रिएट तो किया गया था, लेकिन यहां पर जो नोमेनक्लेचर क्रिएट किया गया था दैट वाज प्रेसिडेंट एंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो स्पीकर एज ए टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल 1919 के एक्ट के अंदर नहीं किया गया था। ये जो टर्मिनोलॉजी थी ये चेंज हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मतलब पहले जो नाम दिए गए थे इन पोजीशंस को प्रेसिडेंट डेप्यूटी प्रेसिडेंट दिए गए थे 1919 के एक्ट के हिसाब से। लेकिन बाद में जाके 1935 के अंदर दीज टर्मिनोलॉजीज वर चेंज्ड। तो पहली स्टेटमेंट जो आपकी है वो इनकरेक्ट हो जाती है। ही और शी शुड बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा। यस, लोकसभा के मेंबर होते हैं। एंड एट द सेम टाइम लोकसभा के अंदर फाइनल इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन को करने की जो पावर होती है वो इन्हीं के पास होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बाहर बात करते हैं कि लोकसभा के बाहर किसको पावर है, हम कहते हैं कि जो जजेस है, जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, उनके पास पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की। लेकिन जब हम लोकसभा के अंदर की बात करते हैं वहां पर दिस पावर इज विद द स्पीकर ऑफ द हाउस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपने ये आंसर करेक्ट मार्क किया होगा। राइट, सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द स्पीकर्स सिंस 1952। जो भारत के अंदर स्पीकर्स बनाए गए, तो शुरुआत कहां से हुई, मिस्टर मावलंकर से। आपने काफी बार सांसद टीवी पे इस चीज को देखा होगा जब वो बताते हैं कि कौन कौन व्यक्ति जो थे वो स्पीकर रह चुके हैं। और अगर आप अभी देखेंगे तो मिस्टर बिरला इज द प्रेजेंट स्पीकर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कंसर्निंग जीसैक। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लेकर पूछा गया, बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। जीसैक एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी इसे इशू कर सकती है, पॉसिबल है। जीसैक गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक तरीके का डेट इंस्ट्रूमेंट है टू बोरो मनी फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस फिजिकल डेफिसिट। तो ये किस चीज के लिए इंस्ट्रूमेंट है, एक तरीके का डेट इंस्ट्रूमेंट है जिससे क्या किया जाता है, पैसे को बोरो किया जाता है, किससे, लोगों से, ताकि फिजिकल डेफिसिट को फाइनेंस किया जा सके। दीज कैन बी द शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म सिक्योरिटी ओनली। तो ये शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और मीडियम टर्म भी हो सकते हैं। 10 सेकंड्स आपके पास है, सोचिए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। क्या ये कोई डेट इंस्ट्रूमेंट है, क्या लगता है। वैसे देखिए, जीसेक की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो इससे आपको एक हिंट तो मिल ही गया होगा। एक तरीके का ये डेट इंस्ट्रूमेंट है क्या, यस इट इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट विच इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो क्या करता है, ये एक रिप्रेजेंट करता है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन बाय द इशूअर। इसमें कौन है, एक इशूअर है जो इशू करने वाला है, और ये इशू किए किसको किया जाता है, होल्डर, जिसे आप पे होल्डर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें दो लोग हैं, एक है इशूअर जो इशू करता है, और एक है होल्डर जो इस जीसेक को होल्ड करता है, जिसने पैसा दिया है। और यहां पर इशूअर जो है वो होल्डर को ये कहता है कि मैं आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट जो पैसे का है वो दूंगा, जिसमें फर्दर दो चीजें मेंशन होती हैं। एक होता है अमाउंट, कि इतना पैसा मैं आपको दूंगा, एट द सेम टाइम डेट भी इसके अंदर दी जाती है।
ठीक है। देश के अंदर जो फिजिकल डेफिसिट होता है, अब ये फिजिकल डेफिसिट क्या है देखो, कहीं पर भी किसी भी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है दैट मींस रेवेन्यू, और जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, कई बार क्या होता है एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है, रेवेन्यू कम हो जाता है, मतलब सरकार जितना कमा रही है वो कम है लेकिन एक्सपेंडिचर ज्यादा है, जैसे रिसेंटली पाकिस्तान श्रीलंका के केस में हमें देखने को मिला। तो इस तरीके की चीजों को फाइनेंस करने के लिए, मतलब जब खर्चा ज्यादा है लेकिन हमारी आमदनी, हमारा जो अर्निंग है, रेवेन्यू है वो उतना ज्यादा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वी नीड टू बोरो मनी, हमें लोन लेना पड़ेगा ताकि हम अपने एक्सपेंडिचर को पूरा कर सकें। मान लीजिए द एक्सपेंडिचर इज 500 लेकिन अर्निंग है 300 रुपए, तो क्या करना पड़ेगा, ये 200 रुपए एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर को किसी ना किसी तरीके से पे करना पड़ेगा। उस सिचुएशन के अंदर लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं, और गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को यूज करती है। ठीक है, क्या ये ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है? बिल्कुल ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये इशू किया जाता है। जीसेक एक तरीके का डेट इंस्ट्रूमेंट है बिल्कुल, जो कि फिजिकल डेफिसिट जो है उसको फाइनेंस करने के लिए यूज किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन जब इसकी टर्म की बात आती है तो ये कितने टाइम का हो सकता है, देखो वैसे भी मैंने आपको बताया, अगर ओनली लिखा है तो वहां पर 80-20 रूल अप्लाई हो जाता है, मींस 80% चांसेस आर देयर कि वो स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि वो अपने आप में एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट बन जाती है। एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि क्वालिफाइड स्टेटमेंट है। मैंने इसको लेकर एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के अंदर क्या क्या चीजें देखनी है ताकि आप उसका आंसर सही से कर पाए, वो प्लीज देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको अभी शायद यहां पर कहीं दिखा रहा होगा, तो उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसमें पिछले सालों के अंदर, 4-5 सालों के अंदर जो यूपीएससी के क्वेश्चन है जिसके अंदर आप इस तरीके की स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो, उसको कैसे सोल्व करना है, ट्रिक्स एंड ट्रिप्स जो उसके अंदर है वो यहाँ पर मेंशन किए गए, वो आपको हेल्प करेगा काफी। अब यहाँ पे अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पे जो जीसेक है तो इसके अंदर पीरियड होता है, ये पीरियड 91 डेज का भी हो सकता है। यहाँ पे बताता हूँ इसमें होता क्या है। जो सिक्योरिटीज होती हैं वो होती हैं शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। शॉर्ट टर्म किस तरीके से, इसमें पीरियड 3 तरीके से डिवाइड होता है। 91 डेज की हो सकती है, 182 डेज की हो सकती हैं, या फिर 364 डेज की हो सकती हैं। और वैसे भी एनीथिंग विच इज लेस देन अ ईयर, यहाँ पे देखोगे 365 दिन नहीं है, एक साल से कम है, तो इनको शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज कहा जाता है। तो जीसेक में भी जो शॉर्ट टर्म वाला पार्ट होता है उसको ट्रेजरी बिल कहा जाता है। तो यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है। इट मीन्स कि ये मीडियम टर्म की नहीं होती है, इट इज फॉर शॉर्ट टर्म ओनली, मतलब सरकार जो पैसा लेती है वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे यहाँ पर लेती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है क्या, लो रिस्क है, क्योंकि सरकार की गारंटी आपको मिल रही है, सरकार पैसा ले रही है, सरकार तो पैसा लेके नहीं भागेगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आपको क्या मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है। इंटरेस्ट जो है इस पे 6 मंथ्स में पे किया जाता है। ट्रेडिंग मेक्स देम लिक्विड, क्योंकि इसके अंदर ट्रेडिंग काफी ज्यादा की जाती है, इसी वजह से ऐसा नहीं होगा कि कभी आपने इसे परचेज किया और ये सेल नहीं हो रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्यों इसमें जाना है, हमें ट्रेजरी बिल्स में क्यों जाना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्यों जाना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट का कुछ नहीं पता, आज ऊपर है कल नीचे है, तो आपकी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट करेगी। मार्केट ऊपर होगी तो अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन मार्केट नीचे होगी, क्रैश करेगी, तो वहां पर उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो दैट्स वाई इट इज कंसिडर्ड कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है दे आर बेटर देन स्टॉक्स, क्योंकि उसमें ये मार्केट की वॉलेटिलिटी आपको नहीं देखने को मिलेगी। एफडी से जब इसे कंपेयर करते हैं तो देखो एफडी में लिखा है कि गारंटी 5 लाख से ऊपर नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 1 करोड़ इन्वेस्ट करना है तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट का अश्योरेंस आपको मिलेगा वो 5 लाख तक का ही मिलेगा। मान लीजिए आपने 50 लाख की एफडी बनाई और कल को बैंक भगवान ना करे दिवालिया हो जाता है, तो उस केस में सिर्फ जो सरकार आपको गारंटी देती है वो 5 लाख की ही देती है। लेकिन जब हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात करते हैं तो वहां पर आपका पूरा पैसा जो है वो सिक्योर्ड रहता है, वहां पर ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है जैसे कि एफडी के केस में देखने को मिले। अब बात आती है कि हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में देखा कि जब ये शॉर्ट टर्म होती है दे आर यूजुअली कॉल्ड ट्रेजरी बिल्स। क्या टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज करी जाती है, टी बिल्स इनको कहा जाता है, इसके बारे में आगे देखेंगे। तो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज हो सकती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, टी बिल्स, जिसमें 91 डेज, 182 डेज, यहाँ लिख देते हो 91, 182, 364, ये आपको मेच्योरिटी मिलती है। देन इसके अलावा मीडियम टर्म जैसी टर्मिनोलॉजी इसमें यूज नहीं करी जाती, लेकिन लॉन्ग टर्म क्या आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मिलती है, आंसर इज यस। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज जो होती हैं उसे कहा जाता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और यहां पर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो मोर देन 364 डेज, मतलब 1 साल से लेकर ज्यादा टाइम तक के लिए। ठीक है, तो मोर देन 1 ईयर इफ यू वांट टू इन्वेस्ट योर मनी तो आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जाना पड़ेगा अंडर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अदरवाइज ट्रेजरी बिल्स का इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दो टर्मिनोलॉजी इसमें यूज करी जाती है, मीडियम टर्म टर्मिनोलॉजी इसमें यूज नहीं करी जाती। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 3 स्टेटमेंट्स को लेकर पूछ रहे हैं कि किस चीज की बात यहां पर करी गई है। ये जो चीज है ये जीरो कूपन सिक्योरिटीज है। अच्छा देखते हैं क्या होता है। दे पे नो इंटरेस्ट, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट फेस वैल्यू, इसे डिस्काउंट पे इशू किया जाता है
और फेस वैल्यू पे इसे रिडीम किया जाता है। सो 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, देखो, जीरो कूपन का मतलब होता है एक तरीके से आप ये माने जीरो इंटरेस्ट, 0% इंटरेस्ट। लेकिन अगर किसी जगह पर 0% इंटरेस्ट है तो वहां पर हम इन्वेस्ट क्यों करेंगे? बात तो सही है। हम एफडी में पैसा क्यों डालते हैं? क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप देखोगे आपको 7.2 टू 7.6% इंटरेस्ट एफडी के ऊपर मिल जाता है। हम बैंक में पैसा रखते हैं बिकॉज हमें पता है 3.5% के आसपास हमें उस पर भी इंटरेस्ट मिल जाता है। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसपे 0% हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इससे अच्छा पैसा तो हमारा सेविंग्स अकाउंट में रखा है, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। इस केस में दे आर सेइंग कि हम इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, लेकिन फेस वैल्यू जो आपकी है और जो रिडीम वैल्यू है वो अलग है। जैसे हमने अगर आपको कोई चीज 90 रुपीज की दी, तो जब हम उसे रिडीम करेंगे तो मान लीजिए हम उसे 99 की रिडीम कर रहे हैं, तो देखा जाए तो 90 रुपीज के लेने के बाद जब सरकार पैसा वापस कर रही है तो 99 दे रही है। ये एक्स्ट्रा 9 रुपीज जो आपके हुए, ये आपका एक तरीके का इंटरेस्ट ही आप मान सकते हैं। मीन्स 90 रुपीज पे आपको 9 रुपीज मिल रहे हैं। इट मीन्स सीधा सीधा आपको 10% का यहाँ पर फायदा हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर जीरो कूपन का मतलब ये नहीं कि इंटरेस्ट होगा ही नहीं, लेकिन एक अलग तरीके से दिया जाएगा। जीरो कूपन सिक्योरिटीज दे पे नो इंटरेस्ट, बट हाँ, जिस वैल्यू पे वो इशू करी जाती है और जिस वैल्यू पे उन्हें दोबारा से खरीदा जाता है सरकार के द्वारा, वो अलग होती है। और यही बीच का जो आपका, आप कह सकते हैं, मार्जिन होता है, इसको आप इंटरेस्ट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इशू करी गई तो डिस्काउंट पे करी गई। डिस्काउंट का मतलब ये है कि एक्चुअल फेस वैल्यू से कम पे करी गई, और जब उसे रिडीम किया गया तो एक्चुअल वैल्यू पे किया गया, और जो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो आपकी अर्निंग हो जाएगी। ठीक है, सो जीरो कूपन सिक्योरिटीज समझ में आया आपको? नो इंटरेस्ट, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, ये भी ठीक है। इशू करी जाती है डिस्काउंट पे, लेकिन रिडीम करी जाती है फेस वैल्यू पे। तो ट्रेजरी बिल्स जो है उसकी डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं उस पे जीरो कूपन सिक्योरिटीज उनको कहा जाता है, क्योंकि उस पे 0% इंटरेस्ट होता है। लेकिन पैसा कहां कमाओगे आप? पैसा कमाओगे क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड द रिडीम वैल्यू। करेक्ट आंसर विल बी ए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है 2013 का ये क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर आया हुआ है। तो इसमें इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट ऑपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में बोरोइंग बाय शेड्यूल्ड बैंक्स फ्रॉम द आरबीआई, क्या इसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है? और लेंडिंग, सॉरी, बाय कमर्शियल बैंक्स टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड, कमर्शियल बैंक्स जब लेंड करते हैं इंडस्ट्री एंड ट्रेड को तो इसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल परचेज करता है, इसे कहा जाता है क्या? या फिर इसमें से कुछ भी नहीं है, कुछ और ही इसका आंसर होना चाहिए? यू हैव 10 सेकेंड्स, सोचिए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, फिर डिस्कस करेंगे इसे। व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये आपको बताना है। डेफिनेशन ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओके, देखिए, आरबीआई के पास अलग अलग टूल्स होते हैं मार्केट के अंदर से पैसे को निकालने के लिए या मार्केट में पैसे को डालने के लिए। फॉर एग्जांपल राइट नाउ अगर हम बात करें, इन्फ्लेशन ज्यादा है और इसी वजह से आपने देखा आरबीआई पिछले टाइम से क्या कोशिश कर रहा है कि मार्केट में जो एक्सेस मनी है, जो कोविड टाइम पे हमने ज्यादा पैसा छोड़ दिया मार्केट के अंदर, उसे किसी ना किसी तरीके से मार्केट से निकाला जाए, मार्केट से एब्जॉर्ब किया जाए। और इसी तरीके से अलग अलग चीजें आरबीआई करता रहता है ताकि एक्सेस अगर मनी मार्केट के अंदर है तो उसे निकाल लिया जाए, या फिर अगर पैसा कम है तो उसे लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए मार्केट में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे 2020-21 में कोरोना टाइम में हमें और आरबीआई ने, आप कह सकते हैं, समझा कि लिक्विडिटी क्रिएट करना जरूरी है, तो उन्होंने क्या किया? मार्केट में पैसा देना शुरू कर दिया। लेकिन जब लगता है कि इन्फ्लेशन ज्यादा है तो उस केस में मार्केट में से पैसा निकालने की कोशिश करी जाती है, और इसके अंदर एक टूल यूज किया जाता है, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें आरबीआई क्या करता है? सेल या परचेज कर सकता है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज। और ये करा क्यों जाता है? ये मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आप खुद सोचिए, अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज कर लेगा तो क्या करेगा? बदले में पैसा देगा, और सरकार के पास पैसा आएगा तो सरकार उसे खर्च करेगी अलग अलग स्कीम्स के अंदर। मींस इवेंचुअली मार्केट के अंदर पैसा आ जाएगा। ठीक है, आरबीआई कहेगी नहीं नहीं, हमें आपकी जो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो नहीं चाहिए, या फिर हमें मनी सप्लाई को कम करना है, तो क्या करेंगे? आरबीआई ये सिक्योरिटी वापस कर देगी और सरकार से पैसा ले लेगी, और सरकार पैसा कहां से लाएगी? ऑफकोर्स मार्केट से ही लेकर आएगी, तो मार्केट में पैसा उन्हें उठाना पड़ेगा। इस तरीके से ये आपका फंक्शन जो है वो काम करता है। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप, ये आरबीआई है, ये गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए तो कुछ ना कुछ वापस देना पड़ेगा, बिकॉज लाइफ में कोई भी चीज फ्री नहीं होती है। तो यहाँ पे आरबीआई ने कहा कि भाई आपको पैसा तो देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे हम अरेंजमेंट करेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने इनको पैसा दिया, और यहां पर आरबीआई ने गवर्नमेंट को उनकी सिक्योरिटीज वापस कर दी। ठीक है, अब इससे हुआ क्या? जो एक्सेस पैसा था इकोनॉमी के अंदर वो आरबीआई के पास चला गया। इट मींस इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सोल्व हो गई। लेकिन मान लीजिए गवर्नमेंट वांट्स टू क्रिएट लिक्विडिटी,
उस केस में क्या होगा? उस केस में आरबीआई को कहा जाएगा कि आप हमें पैसा दीजिए, हमें खर्च करना है इसे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, दूसरी चीजों के अंदर। और आरबीआई क्या कहेगा? फ्री में कुछ भी नहीं है, आप हमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दीजिए। गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी इनको, और गवर्नमेंट ने ये पैसा अलग अलग एरिया के अंदर खर्च किया। लेकिन एक पॉइंट के बाद मार्केट में इतना पैसा हो गया कि फिर इन्फ्लेशन देखने को मिला। ठीक है, और उसके बाद दोबारा से ये जो स्टेप है ये दोबारा से आ जाएगा। ठीक है, सो आरबीआई पैसा देता है सरकार को ताकि सरकार उसे अलग अलग जगह पे खर्च कर सके। लेकिन ये प्रैक्टिस तभी तक करी जाती है जब तक कि इन्फ्लेशन ना हो, और जब लगता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है, तो उस केस में, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है, उस केस में फिर ये रिवर्स स्टेप जो है ये अपनाया जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अलावा काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आरबीआई करता रहता है मनी सप्लाई को मैनेज करने के लिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बात कर रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेट इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2020 में, अभी वेरी रिसेंटली पूछा गया है। पूछा कि नॉन फाइनेंशियल डेट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। हाउसिंग लोन्स जो कि हाउस होल्ड ने ले रखे हैं, क्या वो नॉन फाइनेंशियल डेट में आते हैं? ऑटोनमस सॉरी अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड पे जो पैसा बकाया है, आउटस्टैंडिंग है। ट्रेजरी बिल्स। सोचिए, 10 सेकंड्स आपके पास है, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? ओके, देखिए, डेट्स क्या होते हैं? डेट्स जो है दे आर द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, मींस एक तरीके के लोन्स होते हैं, मॉनेटरी लोन्स, जिसे इंटरेस्ट के साथ वी हैव टू रिटर्न, इंटरेस्ट के साथ इसे वापस करना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोन का पैसा, प्रिंसिपल अमाउंट वापस देंगे और इंटरेस्ट का पैसा वापस देंगे। नॉन फाइनेंशियल डेट में इस तरीके के क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जो कि सरकार इशू करती है, मतलब गवर्नमेंट एंटिटीज इसे इशू करती हैं। हाउस होल्ड इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें बिजनेसेस भी इन्वॉल्व होते हैं जो कि फाइनेंशियल सेक्टर से नहीं आते हैं। तो इसके हिसाब से इसमें आ क्या सकता है, देखो, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल लोन्स जो होते हैं वो इसमें आ सकते हैं। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल लोन्स। टी बिल्स इसके अंदर आ सकते हैं, जो भी हमने पीछे डिस्कस किया था। क्रेडिट कार्ड का बैलेंस इसके अंदर आ सकता है, और इसके अंदर हाउसिंग लोन्स जो हाउस होल्ड ने ओन करे हैं वो भी इसके अंदर आ सकते हैं। जो तीन तरीके के यहाँ पे आपको डेट्स बताए गए हैं, इसके अंदर इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फाइनेंशियल डेट के तरीके से ही होती है। तो हमने यहाँ पे एनएफसी इसको रेकर बताएंगे एक बार, जस्ट अ सेकेंड। यहां पर फाइनेंशियल डेट एफडी से दिखाते हैं, नॉन फाइनेंशियल डेट एनएफटी से दिखाते हैं। तो अगर आप देखोगे ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है, इसे इशू करने वाली एजेंसी अलग होती है। जब हम नॉन फाइनेंशियल डेट की बात करते हैं, इसे इशू किया जाता है एक ऐसे इशूअर के द्वारा जो कि नॉन फाइनेंशियल कैटेगरी से आता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम फाइनेंशियल डेट की बात करें, नॉन फाइनेंशियल डेट की बात करें, दे आर सेम इन मेनी रिस्पेक्ट्स। काफी सारी चीजों में अगर आप देखोगे बिल्कुल मिलते जुलते हैं। सिर्फ वन एक्सेप्शन कि इशूअर इसमें कौन होता है? नॉन फाइनेंशियल होता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, आपकी जो क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज है, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो इसे चेकआउट कर सकते हैं। बेसिकली ये सीरीज बनाई गई थी क्योंकि शेड्यूल बनाने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, तो यहाँ पर आप अपने शेड्यूल के साथ, इसके अंदर एक इनबिल्ट शेड्यूल है जिसमें डे वाइज तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं कि डे वन में ऑफ कोर्स कुछ वीडियोस होंगे जो आपको देखने होंगे, डे टू में कुछ वीडियोस होंगे जो आपको देखने होंगे, डे थ्री डे फोर के अंदर इस तरीके से अलग अलग वीडियोस होंगे और कंटेंट आपके पास अवेलेबल होगा जो आपको देखना है, ताकि 200 डे तक आते आते आपको एक कॉन्फिडेंस आपका डेवलप हो जाए कंसर्निंग दिस एग्जाम। ठीक है, तो एमसीक्यू बेस्ड तैयारी आप इस पूरे प्रोग्राम में कर सकते हैं। एमसीक्यू लेक्चर्स इसके अंदर है, साथ ही साथ एमसीक्यू के साथ साथ वीडियो लेक्चर्स भी इसके अंदर दिए गए हैं। 200 दिन का ये पूरा प्रोग्राम है शेड्यूल्ड वे में तैयारी करने का। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, अदरवाइज आप exam.network.com पर जाकर भी इसे चेकआउट कर सकते हैं, जो यहाँ पे वेबसाइट दी है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बात कर रहा है 2018 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसमें 10% क्वेश्चन लास्ट ईयर के भी हैं ताकि एक सिमिलैरिटी हमें दिख सके। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस एंड सर्विस गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया सिक्योरिटी बट नॉट द स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। कहा जा रहा है कि जो आरबीआई का काम है वो क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी को मैनेज करना, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को मैनेज ये नहीं करता है, मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की करता है। ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर आर नो ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो इसे जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वही इशू करती है, स्टेट गवर्नमेंट इशू नहीं करती है। ट्रेजरी बिल्स ऑफर इशूड एट अ डिस्काउंट फ्रॉम द पार वैल्यू। तो यहाँ पर जो मेन आपकी फेस वैल्यू होती है उससे डिस्काउंट पे यहाँ पर इशू किया जाता है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, वैसे हमने पीछे टी बिल्स को डिस्कस किया था, तो कुछ एक्सटेंट तो आपको इसको नॉलेज होगी, तो उस नॉलेज को यूज करके कुछ स्टेटमेंट्स तो सही तरीके से मार्क करिएगा। देखो, ये तो हमने डिस्कस किया था कि इसमें एक फेस वैल्यू होती है, मान लीजिए फेस वैल्यू 100,
और आपकी जो डिस्काउंटेड वैल्यू है वो है 90। तो मतलब आपको ये 90 का मिल रहा है, लेकिन रिडीम कितने पे किया जाएगा? 100 पे, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा 10 रुपए, वो आपकी अर्निंग होगी। तो तीसरी स्टेटमेंट तो 100% ठीक होनी चाहिए। तो कम से कम ए को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है। ठीक है। अब आती है बात कि आरबीआई जो है वो मैनेज करता है किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज को। यस। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सिक्योरिटीज है उसको मैनेज करता है, लेकिन साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है उसको मैनेज करने का काम भी इसी के अंदर आता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो मैनेज करते हैं लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को मैनेज नहीं करते हैं, विच इज इनकरेक्ट। ठीक है। अब जब आपने वन को एलिमिनेट कर दिया, तो आप यहां से इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। मींस आंसर बी या सी में से ही कुछ होने वाला है। सेकंड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल ठीक हो जाती है। ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट देयर आर नो ट्रेजरी बिल्स जो कि स्टेट गवर्नमेंट इशू करती हो। ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। कुछ इस तरीके से ट्रेजरी बिल दिखते हैं। टी बिल्स, जिसमें हमने पीछे क्या देखा था, इनकी डेज के अंदर जो ड्यूरेशन थी कितनी थी? 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज। जीरो कूपन सिक्योरिटी इनको कहा जाता है। उसका रीजन ये है क्योंकि इस पे 0% इंटरेस्ट होता है एक तरीके से, लेकिन जो आपकी अर्निंग होती है वो किस तरीके से होती है? फेस वैल्यू एंड डिस्काउंटेड वैल्यू के बीच की जो प्राइस होती है वो आपकी यहाँ पर अर्निंग हो जाती है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया द फॉलोइंग कन्वेंशंस आर रिलेटेड टू? ये तीन कन्वेंशन आपको दिए, ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन, द लंदन कन्वेंशन, मार्पोल कन्वेंशन। ये किससे रिलेट करती है? एंटी टेररिज्म से, ग्रीन हाउस एमिशन से, मरीन एनवायरमेंट से, या मेल न्यूट्रिशन से? यू हैव 10 सेकंड्स इन योर हैंड, थिंक अबाउट इट, क्या आंसर हो सकता है, फिर करते हैं डिस्कशन। ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन, लंदन कन्वेंशन, मार्पल कन्वेंशन, ये तीनों कन्वेंशन जो है ये मरीन एनवायरमेंट से रिलेट करती है। फैक्चुअल क्वेश्चन था, वैसे आप यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। तो हमारे पास सोलाज है, ये भी सी को लेकर है। देन कॉल्ड्रेक्स है, मार्पोल फुल फॉर्म के मरीन पोल्यूशन, MAR से मरीन, POL से पोल्यूशन। देन हमारे पास BWMC है, बैलेंस वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन, ISPS कोड भी हमारे पास है। ठीक है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, तीन पेयर्स आपको दिए हैं यहाँ पर, जिसमें कथानी कैटल लिखा है, सेंचुरी कैटल लिखा है, एंड मसलम कैटल लिखा है, और बताया गया है कि ये कौन कौन से राज्य से आते हैं। आपको बताना है कि कौन कौन से यहाँ पर करेक्टली मैच कर रहे हैं। 10 सेकंड्स का टाइम मैं शुरू कर देता हूँ, थिंक अबाउट इट, फिर इसे डिस्कस करते हैं। चलिए, अभी रिसेंटली हुआ क्या, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो है, इन्होंने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो देने शुरू करे एनिमल ब्रीड को लेकर, एनिमल ब्रीड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर इन्होंने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने शुरू करे। एंड यहाँ पर यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर जो थे उन्होंने अपनी एक स्पीच भी दी थी, और उन्होंने एम्फोसाइज किया था कि जो इंडिजिनस हमारी ब्रीड्स हैं केटल्स की, वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, बाहर से भी केटल्स आती हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हमने स्टडी का जो डेटा है वो देखें, तो हमारी जो इंडिजिनस केटल्स हैं उनका सर्वाइवल रेट यहाँ पर अच्छा है, और जितना प्रोडक्शन किया जाता है वो भी काफी अच्छा है उनकी तरफ से। ठीक। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी केटल कहाँ कहाँ से आती है। तो यहाँ पे जो कथानी केटल है वो महाराष्ट्र से आती है, बिल्कुल ठीक है। देन नेक्स्ट आपकी है संचोरी केटल, क्या ये राजस्थान से आती है? ये आपका पेयर भी करेक्ट हो जाता है। मैसुलम केटल जो है ये कहाँ से आती है? दिस इज फ्रॉम मेघालय, दिस इज नॉट फ्रॉम उत्तराखंड। तो तीसरा पेयर इनकरेक्ट हो जाएगा, आंसर विल बी सी। आपका फैक्चुअल क्वेश्चन था ये। इसके अलावा यहां पर एक बार जो आपके नोट्स है उसमें ये इंफोग्राफिक भी देख लीजिएगा। मुर्रा कैटल, नीली रवि, महसाना, जाफराबादी, तो अलग अलग कैटल्स जो है वो और उनके कुछ फीचर्स जो है वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि अभी हमने जो क्वेश्चन देखा ये आपका करंट अफेयर से हम लोगों ने इस बार डिस्कस किया था, और उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन 2012 में भी पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग? मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है? मेनली कल्टीवेशन ऑफ बोथ कैश क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स, दोनों तरीके की कल्टीवेशन करी जाती है। कैश क्रॉप्स और फूड क्रॉप्स दोनों उगाई जाती हैं। कल्टीवेशन ऑफ टू और मोर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड, सेम फील्ड के अंदर दो से ज्यादा क्रॉप्स उगाई जाती हैं। इसमें एनिमल्स को रियर किया जाता है एंड कल्टीवेशन किया जाता है क्रॉप्स का, और ये साथ साथ करा जाता है, या फिर नन ऑफ द अबव। यू हैव 10 सेकंड्स, थिंक अबाउट इट, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। मिक्स फार्मिंग के अंदर क्या क्या चीजें करी जाती हैं, सोचिए। 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो आप क्रॉप्स कल्टीवेशन जो है ये तो कर ही रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ क्रॉप कल्टीवेशन के साथ साथ आप एक दूसरी चीज भी कर रहे हो, वो क्या है?
एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो यहाँ पे रियरिंग ऑफ एनिमल्स जो है इसे भी इसमें किया जाता है। तो दोनों चीजें इसके अंदर है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। प्रीवियस में वैसे मेंस के अंदर भी इसमें क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। जैसे 2015 में इसी टॉपिक को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था, लाइफ स्टॉक रेयरिंग हैज अ बिग पोटेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इन रूरल एरियाज, डिस्कस सजेस्टिंग सुटेबल मेजर्स टू प्रमोट दिस सेक्टर इन इंडिया। आई होप आप कमेंट सेक्शन में आंसर करते जा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, और वैसे जब आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर जरूर लिखिएगा। जैसे फर्स्ट का आंसर ए बी सी डी जो भी आपको देना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है तो 10 डालिएगा, उसके आगे ए बी सी या डी इस तरीके से आंसर करिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन को लेकर पूछा गया, बताइए करेक्ट क्या है। एंटी डिफेक्शन कम्स अंडर 10th शेड्यूल एंड एडेड बाय 52nd अमेंडमेंट। तो 52nd अमेंडमेंट ने इसे ऐड किया था 10th शेड्यूल को, और उसके अंदर एंटी डिफेक्शन की बात करी जाती है। 2/3 एमपीज एमएलएस कैन मर्ज विद अदर पॉलिटिकल पार्टी एज पर 1985 एक्ट। 2/3 अप्रोक्सीमेटली 66.67% एमपीज एंड एमएलएस जो है वो जब दूसरी पार्टी में जाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? मर्जर कहा जाता है। और ये 1985 के एक्ट के हिसाब से सही है। डिसीजन ऑन क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन आर रेफर टू द चेयरमैन और द स्पीकर ऑफ सच हाउस। तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन है कि जब एक व्यक्ति या एमपी एमएलए दूसरी पार्टी में जाता है तो उस केस में क्या उसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, दिस इज डिसाइडेड बाय चेयरमैन और द स्पीकर ऑफ द हाउस। सोचिए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। 10 सेकेंड्स आपके पास है। ओके, तो यहां पर पिछले कुछ दिनों में ये टॉपिक काफी चल रहा था, महाराष्ट्र क्राइसिस हमने देखे, उसकी वजह से भी और अदरवाइज भी, और केस जो था वो गया सुप्रीम कोर्ट के पास कि पावर किसके पास है डिस्क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये मेंटेन किया, मींस जो चीज पहले एग्जिस्ट करती थी कि स्पीकर विल हैव द पावर, स्पीकर के पास अथॉरिटी है ये डिसाइड करने की कि डिस्क्वालिफिकेशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। 1985 के एक्ट के हिसाब से डिफेक्शन की बात तो करी गई है, लेकिन वहां पर जो नंबर था वो 1/3 दिया गया था, और ये नंबर 1/3 जो था वो बाद में चेंज कर दिया गया 2/3। लेकिन वो किया गया एक नई अमेंडमेंट जो थी 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और जो कि आई 2003 के अंदर, और वहां पर 2/3 इसे कर दिया गया। अब याद करने का तरीका आसान है, देखो इसके अंदर इसे एक बार मैं क्लीन कर देता हूं। हाँ, तो 1985 के अंदर ये कितना था? 1/3। लेकिन 2003 में, अब यहाँ पे 2 भी है 3 भी है, इसे कितना कर दिया गया? 2/3 कर दिया गया। कुछ इस तरीके से याद कर लीजिएगा, अदरवाइज तो देखो एक एक डेट याद करना अपने आप में काफी मुश्किल हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई कुछ इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि एक्ट यहां पर जो दिया है वो गलत दिया हुआ है। ठीक है, और जब आपने सेकंड स्टेटमेंट को एलिमिनेट किया तो ज्यादा आपको हेल्प नहीं मिलेगी, सिर्फ आप डी को ही एलिमिनेट कर रहे हैं। लेकिन हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, तो आंसर ए या बी में से एक होना चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं। डिसीजन मैंने अभी बताया था, जो डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन है वो स्पीकर को यहां पर दिया जाता है, चेयरमैन या स्पीकर को दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए, आउट ऑफ 10 अभी तक क्या स्कोर है, क्योंकि अभी तो हम 11 क्वेश्चन पे चलेंगे, 50 तक हमें जाना है, और देखते हैं कितने लोग लास्ट तक रुक पाते हैं। लेकिन out of 10 what is your score? Please mention the same in the comment section. Let's move to the next question. Question number 11 is talking about, consider the following statements about disqualification based on defection. तो यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन की बात करी है, डिफेक्शन के बेसिस पे कहाँ कहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन होता है आपको बताना है कि कौन कौन से ऊपर जो लिखे हुए ग्राउंड्स हो सकते हैं डिफेक्शन के। इफ एन इलेक्टेड मेंबर वॉलेंटरली गिव्स अप हिज मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, अगर मेंबर ने खुद ही किसी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दी, मे बी दैट पर्सन वांट्स टू जॉइन अ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, तो वो डिफेक्शन का कारण हो सकता है, या फिर कहें कि डिफेक्शन उसमें एक रीजन हो सकता है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। इफ एनी इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी, इंडिपेंडेंट मेंबर अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, मतलब जब वो जीता या फिर जब उसने इलेक्शन को लड़ा तो इंडिपेंडेंटली लड़ा, लेकिन बाद में उसने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो उस केस के अंदर भी इसे डिस्क्वालिफिकेशन माना जाएगा डिफेक्शन के बेसिस पे। इफ एनी नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने तक तो वो ज्वाइन कर सकता है, लेकिन अगर नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन। सोचिए 3 आपको एरियाज दिए हुए हैं, किस बेसिस पे यहां पर डिफेक्शन को बेस बनाकर डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है। ओके, देखो पहला रीजन है बिल्कुल, अगर यहां पर वॉलेंटरली कोई भी मेंबर पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ देते हैं, क्योंकि देखो वो जीता तो पॉलिटिकल पार्टी का सहारा लेके जीता, लेकिन बाद में उसने दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए उसे छोड़ दिया, तो इंडिपेंडेंटली आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन 2/3 मेंबर करते, तो इतना बड़ा ग्रुप अगर कर रहा है तो इट मीन्स
वो पॉलिटिकल पार्टी छोड़ने के पीछे कोई वैलिड रीजन होगा। तो यहां पर हम डिफेक्शन नहीं मानते, लेकिन कोई इंडिपेंडेंट मेंबर कर रहा है या इंडिविजुअली कोई कर रहा है तो वहां पर हम उसे डिफेक्शन मानते हैं। तो इंडिपेंडेंट का भी मैंने आपको बता दिया। नॉमिनेट मेंबर के अंदर भी 6 मंथ्स की कंडीशन रखी गई है। इसके साथ साथ अगर कोई मेंबर एब्सटेन करता है किसी चीज के ऊपर, किसी इशू के ऊपर वोटिंग करनी है, एंड दिस पर्सन वोट्स और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, या तो वो वोट करता है या वो वोट करने से बचता है, लेकिन दोनों ही सिचुएशन में वो अपनी पार्टी के अगेंस्ट में जा रहा है। पार्टी ने कहा कि वोट नहीं करना और वो वोट कर रहा है, पार्टी ने कहा कि वोट करना है और वो वोट नहीं कर रहा है। दोनों ही सिचुएशन के अंदर सिंस ही इज और शी इज गोइंग अगेंस्ट द पार्टी, इस सिचुएशन के अंदर भी ये जो डिफेक्शन है ये कंसीडर किया जा सकता है और डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो यहां पर है। डिसीजन, अब ये बताइएगा, देखो डिफेक्शन तो हो गया और उसके बेसिस पे डिस्क्वालिफिकेशन का अब एक क्वेश्चन चल रहा है, और ये जो क्वेश्चन है डिस्क्वालिफिकेशन कौन डिसाइड करेगा? चेयरमैन ऑफ द हाउस या स्पीकर ऑफ द हाउस? अब ये बताएं कि क्या इसमें जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, यस और नो? आंसर इज यस, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। इवन दो स्पीकर और द चेयरमैन ऑफ द हाउस दे आर गोइंग टू डिसाइड कि डिफेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन? 2014 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इजी क्वेश्चन है, 10 सेकंड्स आपके पास है, सोचिए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। ये जो एंटी डिफेक्शन है ये कौन से शेड्यूल के अंदर होगा? सेकंड शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, एट्थ या फिर 10th शेड्यूल? करेक्ट आंसर विल बी 10th शेड्यूल। ठीक है, 10th शेड्यूल के अंदर ये आता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। देखो इसको याद रखने का तरीका ये है, एंटी डिफेक्शन ऐसे लिखिएगा, ए एन डी। अगर हम यहां पे देखें, जो ए है, ए स्टैंड फॉर 1, जैसे ए, बी स्टैंड फॉर 2, सी स्टैंड फॉर 3, कुछ उस तरीके से, और डी कुछ कुछ जीरो जैसा लगता है। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसे याद कर सकते हैं, जिसमें एंटी डिफेक्शन 1 और 0 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 10th शेड्यूल के अंदर आता है। सो आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट 1857 रिवोल्ट। अब करंट अफेयर्स में हिस्ट्री का क्वेश्चन कहां से है? हिस्ट्री का नहीं है, इन अ सेंस आप कह सकते हैं करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर में जो जो चीजें आपकी डिस्कस होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि हिस्ट्री से रिलेट करती होंगी, वो भी न्यूज़पेपर में किसी ना किसी वजह से आ रही हैं। कुछ चीजें कोई ज्योग्राफिकल फिनोमिना कहीं हुआ होगा, कहीं पे कोई फ्लडिंग आई होगी, या फिर कहीं पे कुछ अर्थक्वेक हुआ होगा, या फिर इकोनॉमी रिलेटेड कोई न्यूज होगी। ठीक है, हो सकता है आर्ट एंड कल्चर को रिलेट करके कोई न्यूज हो। तो जो भी चीजें स्टैटिक पोर्शन की होती है और कहीं ना कहीं वो करंट अफेयर्स में आ रही हैं, तो वो आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देयर वाज अ टॉपिक जो कि डिस्कस किया गया था 1857 रिवोल्ट को लेकर न्यूज़पेपर के अंदर, तभी यहाँ पर डिस्कस किया गया। इट ट्रांसपायर ड्यूरिंग गवर्नर जनरल कैनिंग। तो जब ये हुआ, गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग थे। इट वाज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द कंपनी। तो ये कंपनी के अगेंस्ट में, कंपनी जो भारत में आई थी भारत को रूल करने के लिए, उनके अगेंस्ट में ये पहला रेजिस्टेंस था जो कि हुआ था, हो सकता है। नेक्स्ट, इट इज समटाइम्स रेफर्ड एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। ठीक है, नाउ 10 सेकंड्स में आपके शुरू करता हूं, सोचिएगा और फिर डिस्कस करेंगे। म्यूटिनी मेमोरियल जो है न्यू दिल्ली के अंदर है, 1863 में इसे बनाया गया था। और ये म्यूटनी मेमोरियल जो था ये बनाया किसने था? ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था, उन लोगों के लिए, उन सिपाहियों के लिए जो कि ब्रिटिश साइड से लड़े थे। लेकिन देखा जाए, थे तो वो इंडियंस ही, लेकिन ब्रिटिश साइड से लड़े थे। इसी वजह से 25 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के 25 साल के बाद, हमें इसका एक नैरेटिव चेंज करना था, और हमने क्या किया, इसे रीडेडिकेट किया टू द मेमोरी ऑफ दोज इंडियंस हु लॉस्ट देयर लाइव्स फाइटिंग द ब्रिटिश। मतलब जो लोग अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे हमारी साइड से, मतलब इंडियंस की साइड से, उनको ये वॉर मेमोरियल या म्यूटिनी मेमोरियल जो था डेडिकेट किया, ना कि उन लोगों के लिए जो कि ब्रिटिश साइड से लड़ रहे थे। तो ये रीडेडिकेशन जो है वो किया गया था, इस वजह से एक आर्टिकल इसको लेकर न्यूज में था। इट ट्रांसपायर ड्यूरिंग गवर्नर जनरल कैनिंग। पहली स्टेटमेंट ठीक है, उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग थे। अपने आप में क्या ये पहला एक्सप्रेशन था? देखो अगर ये वर्ड नहीं दिया होता ना, तो ये स्टेटमेंट किस तरीके की होती? इनकरेक्ट हो जाती, लेकिन क्योंकि लिखा है ऑर्गेनाइज्ड, इससे पहले भी बहुत सारी म्यूटिनी, रिवोल्ट या इंडिपेंडेंस की वॉर आप कह सकते हैं वो हुई थी, छोटे लेवल पे हुई थी, लेकिन मोस्ट ऑफ देम, और रादर यू कैन से ऑल ऑफ देम, वर अनऑर्गेनाइज्ड। ये अपने आप में पहला एक ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट था, ये ध्यान रखिएगा। इट वाज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस, बिल्कुल ठीक है। इट इज समटाइम्स रेफर्ड एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये स्टेटमेंट भी यहां पर ठीक हो जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर।
जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। इसे कुछ लोग सिपोय म्यूटिनी भी कहते हैं। ऑफ कोर्स जो अंग्रेज थे वो तो इसे सिपाही म्यूटिनी ही कहेंगे, या फिर वो रिवोल्ट भी कहते हैं इसे। ठीक है, हम लोग इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं क्योंकि हमारे लिए इंडिपेंडेंस की वॉर ही थी। ग्रेट रिबेलियन भी इसे कहा जाता है। कुछ लोग इसे इंडियन इंसरेक्शन भी कहते हैं। तो अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ये नाम दिया गया था विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। ठीक है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था? विनायक दामोदर सावरकर। मेरे हिसाब से इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट नाम जो है वो यही होगा, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आपके हिसाब से क्या होगा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग निश और निशेस हैव आइडेंटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है वो एक नए प्रोग्राम को लेकर आई है। क्या है वो सब डिस्कस करेंगे। उसमें कौन कौन सी निश या कौन कौन से एरियाज को रखा गया है? ट्राइबल टूरिज्म को रखा गया है क्या? स्पिरिचुअल टूरिज्म को रखा गया है क्या? होम स्टेज को रखा गया है क्या? सोचिए, 10 सेकेंड्स आपके पास है, डिस्कस करते हैं फिर इसको। 6 नीश एरियाज जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है रूरल टूरिज्म एंड रूरल होम स्टेज को बढ़ाने के लिए। रूरल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए देखो, भारत कोशिश कर रहा है कि हमारे यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। और अब हम सिर्फ अर्बन टूरिज्म या फिर हेरिटेज टूरिज्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे रूरल टूरिज्म की बात भी कर रहे हैं। और इसी के चलते हमने यहाँ पर एग्रो टूरिज्म को लेकर, इको टूरिज्म को लेकर, ट्राइबल टूरिज्म को लेकर बात चल रही है। तो इसमें ट्राइबल टूरिज्म, होम स्टेज दोनों ही शामिल है। स्पिरिचुअल टूरिज्म को लेकर अभी कोई बात नहीं करी गई है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो कौन कौन से टूरिज्म है इसके अंदर? इसके अंदर है एग्रो टूरिज्म, इसके अंदर है आपका इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म भी इसके अंदर आता है, साथ ही साथ ट्राइबल टूरिज्म है, इसके अंदर होम स्टेज भी है, और इसके अंदर एक कल्चर टूरिज्म भी है। ठीक है, तो ये 6 एरिया जो है वो इसके अंदर लाए गए। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है वो अभी काम कर रही है एक स्टेट असेसमेंट क्राइटेरिया के ऊपर। वो चाह रहे हैं कि स्टेट वाइज रैंकिंग भी निकाली जाए, क्योंकि जब भी रैंकिंग निकलती है एक हेल्दी कंपटीशन आ जाता है स्टेट्स के अंदर। ठीक है, तो ये सब चीजों के ऊपर काम चल रहा है अभी। आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपका वाइल्ड लाइफ, इको टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, ट्राइबल होम स्टेज, आर्ट एंड कल्चर या कल्चर टूरिज्म जो है वो इसके अंदर आता है। याद रखना है तो वेदर करके याद कर सकते हैं, WEATHAR यहाँ पर है, जिसमें आपको डब्ल्यू से क्या हो जाएगा? वाइल्ड लाइफ, फिर इको टूरिज्म हो जाएगा, एग्रो टूरिज्म हो जाएगा, ट्राइबल हो जाएगा, होम स्टेज हो जाएगा, आर्ट एंड कल्चर टूरिज्म जो है उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, let's move to next question. Consider the following statements about Commission for Social Development and you need to tell what is the correct answer. Commissions for Social Development is one of the key commission. अपने आप में एक की कमीशन है जिसको क्या काम दिया गया है? मॉनिटरिंग का और कोपेनहेगन डिक्लेरेशन को कैरी आउट करने का काम इसको दिया गया है। हो सकता है इंडिया जो है इट हैज बीन इलेक्टेड एज द चेयर ऑफ 62nd सेशन ऑफ कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट 2023। इंडिया जो है उसे इलेक्ट किया गया है यहाँ पर 62nd सेशन के लिए, मतलब 2023 के लिए, कि वो चेयर करे। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय इकोसोक, इसे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया। यू हैव 10 सेकेंड्स, सोचिए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट को लेकर क्या आंसर हो सकता है? कोपेनहेगन डिक्लेरेशन को कैरी आउट करने का काम यस इसी कमीशन को दिया गया है। इंडिया को चेयरमैनशिप दी जा रही है। एस्टैब्लिश करने का काम भी इकोसोक को दिया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट यूएन के अंदर आते हैं, ध्यान रखिएगा। वेरियस एरियाज में काम करती है जिसमें पॉवर्टी को खत्म करना, हंगर को खत्म करना भी शामिल है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 जो है मैप बेस्ड क्वेश्चन है, पूछ रहा है द बॉर्डर ऑफ अरुणाचल प्रदेश टच विच अदर स्टेट? नागालैंड, असम, मणिपुर। सोचिए, थिंक अबाउट इट। अगर आपके रूम में मैप लगा हुआ है तो आप उसको रेफर कर सकते हैं, नहीं तो आपको सोचना पड़ेगा। गूगल यूज मत करिएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? ओके, अभी कुछ दिन पहले 37th स्टेटहुड डे भी था। ये भी न्यूज़पेपर में आया था। 37th स्टेटहुड डे किसका? अरुणाचल प्रदेश का। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन प्राइम मिनिस्टर एक्सटेंडेड हिज विशेस टू द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये न्यूज फरवरी के अंदर आई थी, लेकिन उसके बाद भी जो एरियाज है नॉर्थ ईस्ट के वो न्यूज में आते रहते हैं, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैप बेस्ड क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर किसको टच करता है? नागालैंड को करता है, बिल्कुल। आसाम को यस, मणिपुर को नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए विल बी द करेक्ट आंसर। मैप को देखिएगा एक बार। सो अरुणाचल प्रदेश ऊपर,
चाइना है, एंड दिस इज अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड को टच कर रहा है बॉर्डर, यहां पर म्यांमार को टच कर रहा है, आसाम को टच कर रहा है, भूटान को टच कर रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश अपने आप में एक ऐसा स्टेट है जो तीन दूसरी कंट्रीज को, भूटान, चाइना एंड म्यांमार को टच कर रहा है। मणिपुर किसके नीचे? नागालैंड के नीचे है, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। नाग, नाग किसके ऊपर बैठा होता है? मणि के ऊपर, और मजे कर रहा होता है कुछ इस तरीके से। तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। नाग मणि के ऊपर बैठा है और मजे कर रहा है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं ऑल द स्टेट्स। तो यहाँ पे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि पहले नागालैंड आएगा या मणिपुर आएगा, तो इस तरीके से कोई ना कोई निमोनिक बनाकर, एसोसिएशन बनाकर आप इसे याद कर सकते हैं। खैर, यहां से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं, जो कि तेजा रेड चिली को लेकर है, पूछा गया। इसको लेकर बताएं करेक्ट क्या है। इसका मेडिसिनल पर्पस है, मतलब इस चिली का इस्तेमाल मेडिसिन एरिया में किया जाता है। ये चाइना से इंपोर्ट करी जाती है, और कुलिनरी पर्पस, जो फूड होता है उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। देखो, खमम डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना, खमम डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना, वहां पर इसका प्रोडक्शन किया जाता है। और ये डिस्ट्रिक्ट और ये रीजन इसके लिए काफी फेमस है। इसे इंपोर्ट नहीं किया जाता चाइना से, रादर चाइना में इसे एक्सपोर्ट किया जाता है, वहां पर इसकी रिक्वायरमेंट काफी रहती है। तो सेकंड स्टेटमेंट आप एलिमिनेट कर दीजिए। मेडिसिनल पर्पस है या कुलिनरी पर्पस है, देखो चिली की बात हो रही है तो खाने पीने में तो यूज होगी। तो तीसरी स्टेटमेंट तो कॉमन सेंसिकल स्टेटमेंट थी, जिसे आप सीधा मार्क कर सकते थे, चाहे आपको कुछ और पता हो या ना हो। जैसे कि अगर हम मुझसे पूछेंगे मैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करता हूं, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, सिर्फ इतना पता है कि मुझे करेक्ट बताना है। तो सबसे पहले मैं इसको मार्क करता, अब मैं ऑप्शन पे आता, इसमें 3 नहीं है इसे एलिमिनेट किया, इसमें 3 नहीं है इसे एलिमिनेट किया। तो 3 3 यहां पर है, मतलब आंसर मुझे ये पता है या तो बी होगा या सी होगा। मतलब आंसर एग्जाम के ओएमआर शीट के अंदर मैं या तो बी मार्क करूंगा या सी मार्क करूंगा। अब चांसेस क्या है ज्यादा कि इसका मेडिसिनल पर्पस होगा या ये चाइना से इंपोर्ट करी जाती होगी। हम कोशिश ये करते हैं कि चाइना से कम चीजें ली जाएं, लेते भी हैं तो ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल लेते हैं, खाने पीने की चीज तो वैसे ही हम उनसे कम से कम लेते हैं। मेडिसिनल पर्पसेस, खाने पीने की जो चीजें होती हैं, जैसे जिंजर हुआ या फिर ऑलिव्स हुए, इनमें आप यूजुअली देखेंगे कि उनका मेडिसिन के अंदर कोई ना कोई यूज रहता है। जो वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होती हैं, उनका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। तो चांसेस 1 और 3 के होने के ज्यादा है एज कंपेयर टू 2 और 3। तो मैं मार्क किसको करूंगा? बी, विच इज द करेक्ट आंसर ऑल्सो। चाइना हो गया, इवन बांग्लादेश हो गया, ठीक है। आप कह सकते हैं कि साउथ एशियन कंट्रीज है, वहां पर इस जो चिली है इसकी डिमांड रहती है और इसे एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए, खैर यहां से आगे बढ़ते हैं। ये एक बार चिली देख लीजिएगा कुछ इस तरीके से। खम्मम डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, जो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेकर है, पूछ रहा है कि बताइए करेक्ट क्या है। India entered the demographic dividend opportunity window in 2005-6 and will remain there till 2055-56। मतलब हम 2005 में ही, आज से आप कह सकते हैं 18 साल पहले ही डेमोग्राफिक डिविडेंड की विंडो में एंटर कर चुके हैं, और आने वाले मोर और लेस 30 से 35 सालों तक इसमें रहने वाले। इंडियाज मीडियन एज इज मार्केटली लोअर देन दैट ऑफ यूएस और चाइना। तो दोनों से हमारे यहाँ पे जो मीडियन एज है वो कम है। सोचिए, यू हैव 10 सेकेंड्स। देखो, डेमोग्राफी को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स मेंस दोनों के अंदर। उसका रीजन ये है क्योंकि अभी न्यूज आई कि जुलाई के अंदर हम लोग चाइना को सरपास करने वाला है, जो अपने आप में काफी बड़ी न्यूज है। पॉपुलेशन के मामले में हमारी जो जनसंख्या है वो चाइना से भी ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि पॉपुलेशन को लेकर क्वेश्चन पूछा जाए। जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तब भी ये चीज बात करी जाती थी कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड में एंटर कर चुके हैं, विच इज राइट ऑल्सो। डेमोग्राफिक डिविडेंड में क्या होता है? एक ऐसी एज, यूजुअली इसे 15 to 64 कहा जाता है, जिसमें लोग काम कर रहे होते हैं और दूसरे लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि लेस देन 15 ईयर्स वाले भी स्कूल में होंगे, मोर देन 64 वाले रिटायर हो चुके होंगे, तो ये वर्किंग एज पॉपुलेशन मानी जाती है। ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं और वो बाकी जनसंख्या को सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर इन लोगों के पास अच्छी एजुकेशन है, अच्छी हेल्थ है, तो ये और भी बेहतर तरीके से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो पहली स्टेटमेंट हमारी ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट की बात करें, मीडियन एज हमारी दूसरे मुल्कों से कम है, जो यहां पर दोनों मेंशन किए हुए हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो जो पॉपुलेशन वाला एरिया इसे अच्छे से कवर करके जाएगा इस साल और अगले साल के लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ, इंडिया इज रिगार्डेड एज अ कंट्री विद डेमोग्राफिक डिविडेंड। 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्यों? क्योंकि याद करिए 2010 और 11 वही टाइम था जब सेंसस हो रहा था, ठीक है। सेंसस हो रहा था, इसी वजह से ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया था। 2022 में सेंसस होना था, नहीं हुआ। 2021 में होना था, कोविड की वजह से नहीं हुआ। अब कह रहे हैं 2023 में होगा, देखते हैं होगा या नहीं होगा। लेकिन ये बात तो पक्के 2023-24 में जब भी कराना होगा, इलेक्शन के पहले, बाद में या उसके साथ साथ, होना मुश्किल है वैसे, पहले या बाद में,
क्वेश्चन लेकिन यहां पर आ सकते हैं क्योंकि अब बात होनी शुरू हो जाएगी पॉपुलेशन को लेकर, ठीक है। और इसी वजह से जैसे पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सेंसस के आसपास के टाइम पर, उसी तरीके से अब भी पूछे जा सकते हैं। खैर, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका आंसर करिए। चार ऑप्शन आपके सामने है। देखो, अगर आप ये आंसर नहीं दे पाए, इट मीन्स वीडियो जब आप देखते हैं, आप देखते तो हैं, आपका टाइम भी कंज्यूम होता है, लेकिन आपको उतना ध्यान नहीं होता है। और यही चीजें हमें फिगर आउट करने की कहां पर हमारी कमी है प्रिपरेशन के अंदर। तो यहां पर मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया था कि इसमें 15 to 64 आएगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या है? वर्किंग एज पॉपुलेशन, जिसपे बाकी लोग डिपेंड करते हैं, ये बेसिकली अर्नर्स हैं, ठीक है। और अगर आपने इसका सही आंसर किया, इट मीन्स कहीं ना कहीं फोकस आपका था, आपने पीछे जो हमने डिस्कशन किया है उसको ध्यान में रखा। अगर आप इस कैटेगरी में, तो भी डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि जितना हमें अपनी इनएडिक्वेसीज के बारे में या लिमिटेशंस के बारे में पता चलेगा, उतना ही हम उन पे काम कर पाएंगे। तो यहां पर बस ये ध्यान दीजिए कि जब आप वीडियो देख रहे हैं तो मल्टीटास्किंग मत करिए, और फोकस सिर्फ डिस्कशन के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि कहीं से कोई भी स्टेटमेंट आपको हेल्प कर सकती है। सो दिस इज अ वीडियो फ्रॉम करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू सीरीज, जिसपे हम लोग पूरे एक साल के जो करंट अफेयर्स है उसको कवर करेंगे। वीकली बेसिस पे देयर विल बी वन वीडियो जो अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स का होगा, जिसमें हम 50 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। और इसी तरीके से करते हुए पूरे साल में हमारे 2500 टॉपिक्स डिस्कस हो जाएंगे, एक साल से ज्यादा के करंट अफेयर्स डिस्कस हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इन एमसीक्यूज को सोल्व कैसे करना है, वो हम बीच बीच में देखेंगे कि किस तरीके से, जब आपको नॉलेज नहीं है किसी चीज के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में, तो भी वहां पर कैसे 2 या इवन 3 जो आपके ऑप्शन होते हैं उसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं, और कैसे कट ऑफ से ऊपर हम स्कोर करने वाले हैं। तो पूरे एक साल के करंट अफेयर्स इस पूरे कोर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे, और इस कोर्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं exam.netmoc.com के ऊपर। 20 क्वेश्चन देते हैं, फिर अपने मार्क्स जरूर मेंशन करिएगा। आउट ऑफ 20 कितना है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस। आपको बताना है करेक्ट क्या है। ये कुछ टाइम पहले भी न्यूज में था, 1-2 महीने पहले भी दोबारा से इसको लेकर न्यूज आई थी। सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस को लेकर पहली स्टेटमेंट कहती है, ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है दैट रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंटिंग सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन टू अ कोर्ट। अगर कोर्ट को कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो इसके थ्रू दी जाती है, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू दी जाती है, इस प्रोसेस के थ्रू दी जाती है। द इन्फॉर्मेशन कैन बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल इफ इट्स पब्लिकेशन इज नॉट कंसिडर टू बी द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। अगर पब्लिक उसे जान भी लेगी तो पब्लिक के किसी काम की नहीं है वो इन्फॉर्मेशन, सो इट्स बेटर कि आप उसे कॉन्फिडेंशियल रखें। सील कवर जूरिस्प्रूडेंस कैन लिमिट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द लीगल प्रोसेस। इस पूरे सील कवर जूरिस्प्रूडेंस में क्या होता है, ये क्या करती है, कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को कम कर देती है। 10 सेकंड्स आपके पास है, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। देखो, कोर्ट जो है वो दो ही सिनेरियोज के अंदर सील्ड कवर में इंफॉर्मेशन मांग सकती है। पहला, अगर इन्वेस्टिगेशन किसी केस को लेकर चल रही है, ओपन में अगर इंफॉर्मेशन देंगे तो सबको पता चल जाएगा, और इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं डैमेज हो जाएगी, हर्ट हो जाएगी, इफेक्ट हो जाएगी, इसी वजह से सील्ड कवर में इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। दूसरा केस होता है जब लगता है कि अगर सील्ड कवर में इंफॉर्मेशन नहीं मांगी गई तो किसी इंडिविजुअल की प्राइवेसी ब्रीच हो सकती है, तो इंडिविजुअल की प्राइवेसी को बचाए रखने के लिए यहां पर सील्ड कवर में इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। ये दो सिनेरियोज होते हैं जिसमें सील्ड कवर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है। हालांकि कहीं ना कहीं जब आप इंफॉर्मेशन ओपनली नहीं मांग रहे हो, ठीक है, पर्दे के पीछे मांग रहे हो, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी कम हो रही है, तो ये स्टेटमेंट हमारी ठीक हो जाएगी। इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, बिल्कुल ठीक है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर सेंसिटिव कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कोर्ट को प्रोवाइड करी जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। पर्पस क्या है? रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स मस्ट हैव अ डेजिग्नेटेड पर्पस। तो जहां पे लगता है कि इसकी जरूरत है, वहीं पे ही इसको एक्सरसाइज किया जाता है, हर मामले में इसको एक्सरसाइज नहीं किया जाएगा। जहां पे हमें लगता है कि अगर जनता के पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ये कहा जाए कि अगर ओपनली ये इंफॉर्मेशन जाती है तो आइडेंटिटी किसी की रिवील हो सकती है, उस केसेस में बचा जाता है इंफॉर्मेशन को ओपनली देने के लिए। और यहाँ पर राफेल फाइटर जेट डील हो, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, बीसीसीआई रिफॉर्म्स, इन सभी के अंदर ये जो सील कवर जुरिस्प्रूडेंस थे, इसको इंक्लूड किया गया था। मतलब ये वो केसेस है जहां पर ये आपका कॉन्सेप्ट जो था वो अप्लाई किया गया था। चलिए, आउट ऑफ 20 आपका कितना स्कोर है मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 21, जो कि ब्लू फूड को लेकर है। पूछा गया ब्लू फूड को लेकर बताएं व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ब्लू फूड इज फूड डिराइव्ड फ्रॉम एक्वाटिक एनिमल्स, प्लांट्स एंड एल्गी। तो ब्लू फूड का सोर्स क्या है वो यहां पर बताया गया है। दे जनरेट हायर एमिशन कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल मीट। तो जो जमीन पे रहने वाले स्पीसीज है उनका जो मीट होता है उसके कंपैरिजन में इनके द्वारा एमिशन ज्यादा किया जाता है। ब्लू फूड इज कंसिडर्ड वर्स कंपेयर टू रेड मीट। रेड मीट के कंपैरिजन में इसे ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। 10 सेकंड शुरू कर देता हूं आपके, सोचिएगा जल्दी से व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए, आजकल ब्लू फूड को
काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। ब्लू फूड है क्या, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर जो रेड मीट है या फिर दूसरे मीट प्रोडक्ट्स है उसके कंपैरिजन में इसे ज्यादा यूज किया जाता है, तो इससे जो होने वाले डिसीज है, मतलब हेल्थ को लेकर जो खतरे हैं वो भी काफी कम हो जाएंगे। ठीक है, एट द सेम टाइम एनवायरमेंट को लेकर जो खतरे हैं वो भी काफी कम हो जाएंगे। मतलब एनवायरमेंट और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लू फूड इज कंसीडर्ड मच मच बेटर एज कंपेयर टू रेड मीट और एनी अदर मीट विच इज अवेलेबल। ठीक है, ध्यान रहेगा। मीट की वजह से होता है क्या, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज हो रही हैं लोगों को, और इसके केसेस भी रिड्यूस करे जा सकेंगे अगर हम लोग क्या करते हैं, हम ब्लू फूड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। इसमें कहा जाता है कि न्यूट्रिशन कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक है, आगे जाके जब इसे सेल करते हैं तो इकोनॉमी को भी फायदा हो सकता है, क्योंकि ये नेशनल इनकम के अंदर भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ब्लू फूड इज फूड डिराइव फ्रॉम एक्वाटिक एनिमल्स, प्लांट्स एंड एल्गे, दैट इज करेक्ट। दे जनरेट हायर एमिशन, नो, एमिशन लेवल कम होता है और रेड मीट के कंपैरिजन में इसे अच्छा या बेहतर माना जाता है। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, दैट इज ए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द प्रॉब्लम्स ऑफ ब्लू फूड। अब ब्लू फूड के बारे में हमने पीछे पढ़ा, इसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं क्या, यस। यहाँ पे पूछे बाय कैच, इसकी कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है। व्हाट अबाउट मिस लेबलिंग, व्हाट अबाउट माइक्रोप्लास्टिक। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए ब्लू फूड को लेकर क्या क्या समस्याएं हो सकती है, फिर हम डिस्कशन करेंगे इसको लेकर। ओके, देखो, सबसे पहले जब भी हम सी के अंदर पकड़ने जाते हैं तो वहां पर फिशिंग नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। आपने सुना होगा शायद, आज से कुछ 5-7 साल पहले चाइनीज फिशिंग नेट्स काफी न्यूज में थी, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे अनवांटेड स्पीसीज को पकड़ा जा रहा था। और यहाँ पर जो पूरा आप कह सकते हैं इकोलॉजी इकोसिस्टम है मरीन एनवायरमेंट का, वो खराब हो रहा था। तो फिशिंग नेट्स जो है, अब होता क्या है, एक्सीडेंशियल कैप्चर हो जाता है। आप पकड़ने तो एक चीज गए, मान लीजिए आप एक तरीके की मछली पकड़ने गए, इससे बेहतर शायद मैं मछली नहीं बना पाऊंगा, तो जस्ट ट्राई टू इमेजिन इट, राइट। लेकिन आपने इसके साथ क्या किया, मान लीजिए एक दूसरी मछली भी पकड़ ली जिसको आपको नहीं पकड़ना था। इसी तरीके से कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो पकड़ने के लिए आप जाते हैं, लेकिन कुछ अनवांटेड या फिर आप कह सकते हैं कि एक्सीडेंशियली नेट में आ जाती हैं, और इसकी वजह से जो एनिमल्स स्पीसीज है उनका नंबर धीरे धीरे मरीन एनवायरनमेंट में कम होता चला जाता है। तो बाई कैच जो है एक इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ लोग मिसलेबल भी करते हैं, आपको पता ही है बहुत बार जो चीजें, ये तो हमने काफी बार देखा ही है फूड प्रोडक्ट्स को लेकर भी या अदरवाइज भी, जो फ्रॉड होते रहते हैं जिसमें किसी भी चीज के अंदर सामान कुछ और होता है और बाहर से लेबलिंग अलग तरीके से करी जाती है। और ऐसा ब्लू फूड के साथ भी होता है। बहुत बार आपने देखा होगा जो काफी फेमस प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनके साथ ये चीज देखने को मिलेगी कि अंदर कंटेंट वो नहीं होगा, लेकिन बाहर लेबल जो है वो उस कंटेंट का लगाया जाएगा। ठीक है, तीसरा है माइक्रोप्लास्टिक। अब माइक्रोप्लास्टिक का प्रॉब्लम यह है क्योंकि मरीन एनवायरनमेंट जो है इसमें पोल्यूशन लेवल काफी ज्यादा है, हैवी मेटल्स काफी ज्यादा है, और माइक्रोप्लास्टिक एक सबसे बड़ा पोल्यूशन का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से क्वालिटी जो है वाटर की वो भी खराब होती है, और जिस तरीके का फूड कंज्यूम करते हैं वेरियस स्पीसीज वो भी खराब हो जाती है। और माइक्रोप्लास्टिक को जब कंज्यूम किया जाता है तो कहीं ना कहीं स्पीसीज की पूरा जो फूड चेन होता है उसके अंदर ये चीज आ जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी विल बी द करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 23। स्टार्ट ट्रीटी को लेकर पूछा गया, स्टार्ट ट्रीटी जो है वो किस किस के बीच में साइन करी गई है। एक तरफ तो रशिया है, दूसरी तरफ कौन सी कंट्री है। देखो कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछ ले जाते हैं, कई बार बेसिक क्वेश्चन नहीं पता होते हैं, तो वो आइडिया लग जाएगा आपको। 10 सेकेंड्स में आंसर करिएगा। इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, स्टार्ट कहा जाता है इसे। ये जो ट्रीटी है स्टार्ट वन के नाम से जानी जाती है, जिसे यूएस और रशिया के बीच में साइन किया गया था, और उस टाइम पर यूएसएसआर था। ठीक है, 1991 के अंदर इसे साइन किया गया, और बाद में इसके एक्सटेंशन भी हमें देखने को मिले। तो 1991 में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दिस ट्रीटी वाज साइन एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1994। स्टार्ट वन को ये चीज लेकर आई गई ताकि यूएस और रशिया अपनी तरफ से जो आईसीबीएम्स के ऊपर पैसा लगाते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर, उनको कहीं ना कहीं वॉरहेड्स, न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कहीं ना कहीं उनके नंबर को कम किया जाए। क्योंकि दोनों कंट्रीज ने सोचा होगा कि हम इतना पैसा न्यूक्लियर वॉरहेड्स के ऊपर लगा रहे हैं, जब हमें एक दूसरे को अटैक करना ही नहीं है तो इतना पैसा यहां क्यों लगाया जाए, वाई नॉट टू यूज दिस मनी फॉर सम प्रोडक्टिव पर्पसेस। ठीक है, तो दोनों ने यहाँ पे एक तरीके से अग्रीमेंट किया, और यहां पर कोशिश करी कि धीरे धीरे जो वॉरहेड्स दोनों के पास है उसको रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिएगा कुछ इस तरीके से चीजें शुरू हुई।
आपकी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी आती है सबसे पहले, और हम जो स्टार्ट ट्रीटी की बात करें वो ये है 1991 वाली, जो 1994 में फोर्स में आती है, और न्यू स्टार्ट में देखने को मिली 2010 के बाद, 2011 के अंदर। और कहा गया था कि ये कब तक चलेगी, ये चलेगी 2021 तक। और अभी कुछ दिन पहले दोबारा से नई ट्रीटी को लाने की बात करी जा रही थी, और कहा जा रहा था कि या तो न्यू स्टार्ट को हम रिन्यू कर देंगे। लेकिन जिस तरीके से रशिया यूक्रेन के हालात चल रहे हैं, और हमने ये देखा यूक्रेन को सपोर्ट कौन कर रहा है, यूएस कर रहा है, तो यहाँ पे रशिया ने अपनी रिलक्टेंस दिखाई थी कि अब हम कोई भी स्टार्ट ट्रीटी के अंदर नहीं जाएंगे। खैर, यहां से आगे बढ़ते हैं, 24th क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि 18th यूआईसी वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस को लेकर है। पूछा गया, बताइए इसको लेकर करेक्ट क्या है। इट इज ऑर्गेनाइज बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज। किसने इसे ऑर्गेनाइज किया है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज ने इसे ऑर्गेनाइज किया है। रेलवे डिक्लेरेशन इज अडॉप्टेड इन द कांग्रेस। हो सकता है इस कांग्रेस के अंदर रेलवे डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया हो। इट फोकस्ड ऑन अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। इसका फोकस क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने को लेकर है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। चलिए, देखो यहां पर इट इज ऑर्गेनाइज बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज। यस, यहां पे इसे शॉर्ट में यूआईसी भी कहा जाता है। दिस इज यूनियन ऑफ इंटरनेशनल डेस्क केमिन्स, और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज अगर हम इसे इंग्लिश में प्रोनाउंस करेंगे, जिसे कि 1922 में बनाया गया था, और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। तभी जो यूआईसी है, ये अगर हम फ्रेंच भाषा की बात करें तो इसे यूनियन इंटरनेशनल डेस्क केमिस्ट कहा जाता है। इट इज द वर्ल्ड वाइड प्रोफेशनल एसोसिएशन, जो कि रिप्रेजेंट करती है रेलवे सेक्टर को रिसर्च, डेवलपमेंट, प्रमोशन, रेल ट्रांसपोर्ट के अंदर। सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं। रेलवे डिक्लेरेशन को यहां पर अडॉप्ट किया गया था, नहीं, यहां पर जब इसे किया गया तो जयपुर डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया था, ना कि रेलवे डिक्लेरेशन को। फोकस क्या है, नई टेक्नोलॉजी को लाने को लेकर है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑपरेशन आहट किसके अगेंस्ट में है, क्या ये पोचिंग के अगेंस्ट में है, क्या ये ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट में है, क्या ये रिलीजियस वायलेंस के अगेंस्ट में है, या फिर कोई और ऐसा एरिया जो यहां पर मेंशन ही नहीं किया गया, सोचिए, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए, आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, दिस इज वन ऑफ द सर्विसेज जो कि यूपीएससी के अंदर आती है। ठीक है, अभी तो कंबाइन करके रेलवे मैनेजमेंट हुआ, लेकिन जब तक रेलवे मैनेजमेंट नहीं था तब तक काफी सारी सर्विसेज थी जो रेलवेज की अलग अलग लिस्ट होती थी, जिसमें रेलवे ट्रैफिक सर्विस थी, रेलवे पर्सनल सर्विस थी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भी उनमें से एक सर्विस थी। इनका मेन रोल जो है वो देखा गया है रेलवे प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने को लेकर। और अभी रिसेंटली इन्होंने काफी एक्सेप्शनल रोल प्ले किया है पैसेंजर की सिक्योरिटी को बढ़ाने को लेकर। ठीक है, इन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स लिए, जैसे कि ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ये इनका एक इनिशिएटिव था, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ताकि बच्चों को रेस्क्यू किया जा सके। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो बच्चों को आप कह सकते हैं कि किडनैप किया जाता है या बेगिंग जैसे कामों में लगाया जाता है, तो उनका जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, यूजुअली आप देखेंगे लोग उन्हें रेलवे की सहायता से ही एक डिस्ट्रिक्ट या एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे बच्चों को बचाया जा सके। अभी इन्होंने ऑपरेशन आहट भी शुरू किया था, ताकि जो ये बच्चों की ट्रैफिकिंग है इसको तो रोका जा सके, साथ ही साथ जो वुमेन की ट्रैफिकिंग है उसको भी रोका जा सके। ठीक है, तो ट्रैफिकिंग के लिए इसे या फिर कहा जाए कि ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट में इसे लेकर आया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिशन शक्ति। मिशन शक्ति को लेकर पूछा गया, बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। इट इज एन अम्ब्रेला स्कीम फॉर द सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स के एम्पावरमेंट के लिए ये स्कीम लेकर आई गई है। वन स्टॉप सेंटर्स इसके अंदर क्रिएट करने की बात करी गई है। समर्थ्य एक सब स्कीम है जो कि इसके अंतर्गत लेकर आई गई है। आपके पास 10 सेकेंड्स है, सोचिए। वैसे बहुत बार जो स्कीम या मिशन का नाम होता है ना, उससे आपको उसके काम के बारे में पता चल जाएगा कि वो किस एरिया से रिलेट करती होगी। हम यूजुअली शक्ति जो है उसको एसोसिएट करते हैं विमेन से, और ये प्रोग्राम जो है वो विमेन के लिए ही लेकर आया गया, फार्मर्स के लिए नहीं। और अगर आप ये पहली स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर देते तो ये तीनों स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाती, बाय डिफॉल्ट आप सी पे पहुंच सकते थे। मतलब एलिमिनेशन मेथड जो है वो आपको काफी बार हेल्प करेगा, कॉमन सेंस आपको एग्जाम के अंदर काफी हेल्प करेगी कुछ क्वेश्चंस के अंदर, फॉर श्योर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 27 है। 27th क्वेश्चन जो है पूछ रहा है, विच आर्टिकल ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड पर्सन, वेदर सिटीजन और फॉरेनर और अ लीगल पर्सन लाइक अ कंपनी और अ कॉर्पोरेशन। इट कंटेन्स थ्री प्रोविजंस इन दैट डायरेक्शन। तो कौन सा आर्टिकल ऐसे है जो कि प्रोटेक्शन देता है किस चीज के लिए, कि किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट में पनिशमेंट को लेकर आर्बिट्ररी या एक्सेसिव एक्शन ना हो। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर।
चलिए, सो आर्टिकल 20 जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 20 अभी पीछे न्यूज में भी था, तभी हमने इसको डिस्कस किया है। इंडियन पॉलिटी के अंदर आपने फंडामेंटल राइट्स कवर करे ही हैं, लेकिन जो आर्टिकल्स आपके न्यूज़पेपर में होते हैं किसी ना किसी चीज को लेकर, जैसे आर्टिकल 20 न्यूज में रहता है, आर्टिकल 21 काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, आर्टिकल 19 न्यूज में रहता है, तो जिस साल में आप तैयारी कर रहे हैं वहां पर उस दौरान जितने भी आर्टिकल्स न्यूज में रहे किसी न किसी वजह से, उसको आप अच्छे से कवर करके चाहिएगा। 28 क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आर्टिकल 32 को लेकर है। पूछा गया आर्टिकल 32 को लेकर बताएं करेक्ट क्या है। इट कन्फर्स द राइट टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट फॉर रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन एग्रीव्ड सिटीजन। मतलब किसी के फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराना है, उसको लेकर आपको क्या मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रेमेडी दी जाती है आर्टिकल 32 के अंदर। राइट्स अदर देन एफआरस आर नॉट एंटरटेन अंडर आर्टिकल 32। जो भी राइट्स हैं, लीगल राइट्स हैं या फिर आपके एनी राइट्स विच आर नॉट लेबल्ड एज फंडामेंटल राइट्स, दे विल नॉट बी डेल्ट अंडर आर्टिकल 32। ये यहां पर कहा जा रहा है। 10 सेकेंड्स सोचिए, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो इट कन्फर्स द राइट टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। यस, जब भी आर्टिकल 32 को आपको एनफोर्स कराना है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और इसमें फंडामेंटल राइट्स जो ब्रीच होते हैं उसी को ही एंटरटेन किया जाता है, बाकी चीजों को नहीं किया जाता। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी ठीक हो जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको तीन स्टेटमेंट देके पूछे, बताइए करेक्ट क्या है। 2017 रूल्स प्रोवाइड फॉर टेम्परेरी शटडाउन ऑफ टेलीकॉम सर्विस। 2017 के रूल्स में बताया गया है कि टेलीकॉम सर्विसेज के शटडाउन को लेकर प्रोविजंस क्या है, टेम्परेरी शटडाउन को लेकर, क्योंकि हमने देखा है काफी बार इंटरनेट बंद हो जाता है, एंड एज ए डीसी आपको ये कदम कई बार उठाने पड़ सकते हैं। जब आप ज्वाइन करेंगे एज एन एडीसी ज्वाइन करेंगे, देन प्रमोशन होने के बाद डीसी बनेंगे, तो वहां पर कई बार अगर आपको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएशन ऐसी है कि इंटरनेट बंद कर देना ही सही रहेगा, तो इस तरीके के डिसीजन आपको लेने पड़ सकते हैं। इट इज एग्जीक्यूटेड ऑन ग्राउंड ऑफ पब्लिक इमरजेंसी, हो सकता है सीनियर ब्यूरोक्रेट्स फ्रॉम द होम मिनिस्ट्री एट द सेंटर एंड द स्टेट लेवल द पावर टू ऑर्डर शटडाउन। तो इस शटडाउन करने की पावर किसके पास है, वो यहां पर बताया हुआ है। सोचिए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए, देखिए यहां पर तीनों ही स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। 2017 के रूल्स के अंदर इसके बारे में बात करी गई है। पब्लिक इमरजेंसी, कोई हेल्थ इश्यू हो गया जिसमें आपको लगता है लोग अफवाहें फैला सकते हैं, दो रिलीजियस कम्युनिटी के बीच में कोई लड़ाई हो गई, दो कास्ट ग्रुप्स के बीच में लड़ाई हो गई, तो उस केसेस के अंदर ये सब चीजें करी जाती हैं, और यहां पर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के पास ये पावर रहती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। IIPI 2023 को लेकर पूछा गया, बताइए करेक्ट क्या है। इंडिया रैंक्स 42nd, 55 देशों में हमारा रैंक 42nd है, किसके अंदर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के अंदर। रिलीज कौन कर रहा है इसे, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इसे रिलीज कर रही है। यूएस ने इसके अंदर टॉप पोजीशन हासिल करी है, फॉलोड बाय यूके एंड फ्रांस। 10 सेकेंड्स सोचिए, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। चलिए देखिए, रिसेंटली रैंकिंग इसकी बाहर आई थी, और क्योंकि इसमें हम जो कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस मंथ्स के भी इसमें डाले हुए हैं, ताकि पीछे से भी अगर कुछ पूछा जाता है तो वो आपके पास इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। तो इंडिया का इसमें रैंक जो था वो 42nd निकल कर आया, और 55 कंट्रीज को इसके अंदर रैंक किया गया था। ठीक है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 जो है, इसे यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स लेकर आता है। यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इसे लेकर आता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच इंडिया इज राइट टू बिकम अ लीडर फॉर एमर्जिंग मार्केट्स। हमारा यहाँ पर आप आईपी ड्रिवन इनोवेशन की बात कर लीजिए, वो भी अच्छा है। यूएस की बात करेंगे तो यस, यूएस इज ऑन द टॉप पोजीशन, एंड उसके बाद जो नंबर है वो यूके एंड फ्रांस का आता है। ठीक है, लेकिन रिलीज करने वाली जो बॉडी है वो कौन है, यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमारी रैंकिंग जो है वेरियस ईयर्स के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलमोस्ट बराबर ही है, पिछले 3-4 सालों की अगर आप बात करेंगे तो। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 31st क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज और आर द ओपेक कंट्रीज। इनमें से कौन सी कंट्रीज जो है ओपेक कंट्रीज हैं, इक्वाडोर, रशिया, गबन। 10 सेकेंड्स सोचिए, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। ओपेक काफी न्यूज में रहता है, तभी ये क्वेश्चन बनाया गया, अभी इस महीने भी न्यूज में था। सो क्या इक्वाडोर इसके अंदर है, इक्वाडोर है, गबन, गबन भी इसमें है, तो कौन नहीं है, रशिया नहीं है। देखेंगे इसको एक बार मैप के ऊपर, देखो ये कंट्रीज हैं जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को।
जो एक ग्रुप है, इनिशियली और यू कैन से ओरिजिनली जब 1960 में इसे बनाया गया था, तो इसके अंदर VIIKS विक्स के तरीके से याद कर सकते हैं। दीज वर द ओरिजिनल मेंबर्स। इसके पूछे जाने के चांसेस, इस लिस्ट के पूछे जाने के चांसेस कम है, लेकिन ओरिजिनल मेंबर्स के पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। और उसको याद करने का तरीका क्या है? विक्स मतलब एक्स एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है वो विक्स को भी एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, अब ये विक्स क्या है? वी स्टैंड्स फॉर, वी से कौन सी कंट्री है? वेनेजुएला। ठीक है, आई से क्या है? ईरान। दूसरा आई क्या है? इसी का साथ में भाई इराक। ठीक है, फिर आता है के, कुवैत। कुवैत इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में एस क्या आएगा? सऊदी अरेबिया, जो यूएस का अलाई है। ठीक है, सो दीज कंट्रीज आर देयर। 32nd क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सिविल यूनियन। सिविल यूनियन को लेकर पूछा गया, बताइए करेक्ट क्या है? सिविल यूनियन हैज लीगल रिकॉग्निशन अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। सिविल यूनियन जो है इसको लीगल रिकॉग्निशन दिया हुआ है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत। अ सिविल यूनियन इज अ लीगल स्टेटस दैट ग्रांट्स सेम सेक्स कपल सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर सिविल यूनियन का स्टेटस मिल जाता है तो सेम सेक्स कपल्स जो होंगे उनको कुछ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल जाएंगी। सिविल यूनियन जो है इज अ मैरिज लाइक लीगल सैंक्शन प्रोवाइडेड टू टू इंडिविजुअल्स जनरली ऑफ सेम सेक्स। सिविल यूनियन जो है वो मैरिज लाइक अरेंजमेंट जो है या लीगल सैंक्शन कह सकते हैं, या लीगैलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है सेम सेक्स कपल्स को। सोचिए 10 सेकेंड्स। आजकल सुप्रीम कोर्ट काफी ज्यादा न्यूज में है क्योंकि सेम सेक्स मैरिज को लेकर काफी न्यूज आ रही है। और यहां पर पीछे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि हम सेम सेक्स मैरिज की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर एटलीस्ट उनको सिविल यूनियन देने की बात करें, मतलब कुछ राइट्स यहाँ पर देने की बात कर रहे हैं। और कुछ राइट्स का मतलब यह है कि वैसे सेम सेक्स मैरिज जो है कंट्री में अभी अलाउड नहीं है। होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज तो हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन सेम सेक्स मैरिज के राइट्स नहीं दिए गए हैं। सिविल यूनियन जो है ये एक लीगल रिकॉग्निशन इसको मिला हुआ है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत। और जब सिविल यूनियन जो है इसके अंतर्गत हम सेम सेक्स मैरिज कपल्स जो है, या कहें कि सेम सेक्स कपल्स जो है उनको जब लेकर आते हैं तो उनको मैरिड कपल के बराबर ही या ऑलमोस्ट बराबर आप कह सकते हैं राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल जाती हैं। जैसे अडॉप्शन राइट्स मिल जाते हैं, इनहेरिटेंस राइट्स मिल जाते हैं, ये सभी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। लीगल सैंक्शन है, बिल्कुल लीगल सैंक्शन है। तो तीनों स्टेटमेंट्स हमारी ठीक होने की वजह से डी विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव प्रोवाइडेड सिविल यूनियन एज ए राइट? कहां पर ये सिविल यूनियन का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी या ये अरेंजमेंट अवेलेबल है? ब्राजील में, चिली में, उरुग्वे। बताइए 10 सेकेंड्स। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? ओके, तो ब्राजील, चिली एंड उरुग्वे तीनों जगह पर ये सिविल यूनियन का राइट मिला हुआ है। बहुत बार क्या होता है, अगर आप देखेंगे यूएस के अंदर भी ऐसा हुआ, स्वीडन के अंदर भी ऐसा हुआ कि सबसे पहले सिविल यूनियन का जो है रिकॉग्निशन है या राइट है वो दिया जाता है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करना। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज ने पहले स्टेप के तौर पे सिविल यूनियन जो है ये इसके थ्रू सेम सेक्स कपल्स को राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी, और उसके कुछ साल के बाद सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया। सो यू कैन कंसिडर इट एज अ फर्स्ट स्टेप बिफोर इट रीचेस टू द फाइनल स्टेप। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं, जो कि बात कर रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड स्कीम। पैट स्कीम भी कहा जाता है इसे, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड स्कीम। इसको लेकर पूछा गया, बताइए करेक्ट क्या है? स्कीम को 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया था। मे बी मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू इंट्रोड्यूस एनर्जी एफिशिएंसी इन इंडियन इंडस्ट्री। पॉसिबल है। स्कीम एम्फोसाइज्ड ऑन रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। मे बी। सोचिए, 10 सेकेंड्स आपके पास है। रिसेंट अभी एक रिपोर्ट आई सीएससी की, दिस इज सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट आई, और इसमें मेंशन किया गया था पैट स्कीम की 2008 में इसे लेकर आया गया था, लेकिन ये ज्यादा इफेक्टिव प्रूव नहीं हुई है ऐसा रिपोर्ट ने बताया है। ठीक है, ये सीएससी जो है एक पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है, न्यू दिल्ली बेस्ड ये ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने ये बताया कि पैट स्कीम से हमें कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। ये रिसर्च करती है, लॉबी करती है और कम्युनिकेट करती है अर्जेंसी ऑफ डेवलपमेंट सस्टेनेबल इक्विटेबल लेवल के ऊपर। खैर, यहां पर मेन ऑब्जेक्टिव स्कीम का क्या है? एनर्जी एफिशिएंसी लेकर आना, ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करना। तो यहां पर भी आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखो, बैक टू बैक हमारे 4-5 क्वेश्चन में आंसर क्या है? डी है। और एग्जाम में भी ऐसा होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए ये एबीसीडी ऊपर दिया है, आपने यहां पे बबल को मार्क किया, इन बबल को छोड़ दिया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपने इसको भी डी मार्क किया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन यहां पर भी ओएमआर शीट के अंदर आपने इसे मार्क किया। फोर्थ क्वेश्चन
अब इसमें भी आपका आंसर डी आ रहा है। यहां पर धीरे धीरे ना कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं शेक होना शुरू हो जाएगा कि यार पहले 3 डी आंसर आ चुके हैं, चौथे का भी डी होगा क्या? और मान लो चलो आपने इसे भी मार्क कर दिया, फिर फिफ्थ क्वेश्चन, यहां पर भी आपको लगा आंसर इज डी। तो यहां पर आप सच में अपने आप को क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे कि क्या मेरा आंसर ठीक भी है या नहीं। बट मैं ये कहूंगा कि एग्जाम में इफ यू आर श्योर 100%, तब इस चीज को मत देखिएगा कि पहले वाले आंसर में क्या आंसर आ रहा है, ठीक है? बिकॉज हर क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से इंडिपेंडेंट है, तो उसका पीछे वाले क्वेश्चन से तो लेना देना नहीं है। तो जस्ट बिकॉज पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर डी था, तो अब क्वेश्चन का आंसर डी नहीं हो सकता, तो ये थोड़ा सा इलॉजिकल हो जाता है। लेकिन आपको सिर्फ ध्यान किस चीज पे रखना है? अपने लॉजिक के ऊपर और अपने डिसीजन के ऊपर। आपको लगता है कि फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर भी डी होना चाहिए, तो उसे मार्क करिएगा, ठीक है? खैर, क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। हीट वेव का क्वेश्चन है, पूछा के बताइए करेक्ट क्या है। ट्रॉपिकल कंट्रीज जो है दे आर वल्नरेबल ऑफ हीट वेव्स, मतलब ट्रॉपिकल कंट्रीज में हीट वेव की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। हीट वेव इज कंसीडर्ड इफ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ स्टेशन रीचेस एटलीस्ट 40 डिग्री और मोर फॉर प्लेन्स एंड 30 डिग्री और मोर फॉर हिली एरियाज, मतलब प्लेन एरिया में 40 से ज्यादा और बराबर, और जो हिली एरिया वहां पे 30 डिग्री या इससे ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तब। If the above criteria are met in at least two stations in a meteorological subdivision for at least 2 consecutive days, it is declared so on the second day। अगर ये ऊपर वाला क्राइटेरिया की बात करी जा रही है कि ये अगर प्रूव हो जाता है 2 स्टेशंस में 2 दिन तक लगातार, तो सेकेंड डे हम हीट वेव को डिक्लेयर कर देते हैं। 10 सेकेंड्स सोचिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? देखो, वैसे इफ द अबव क्राइटेरिया, ये जो दो वर्ड्स है ना, ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि सेकंड स्टेटमेंट को ठीक होना चाहिए। कई बार इस तरीके की चीजें आएंगी, दो स्टेटमेंट्स या 3 स्टेटमेंट्स में आपस में इंटरलिंकिंग आपको देखने को मिलेगी, जिसमें एक स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रही होगी, उसे सपोर्ट कर रही होगी। बाकी बात ठीक है। जो आपके ट्रॉपिक्स है ऊपर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, 23.5 पे आपको ये देखने को मिलते हैं, राइट? इनके बीच की जो कंट्रीज है वहां पर सनरेज आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। इंटेंसिटी ऑफ सनरेज वो भी काफी ज्यादा होती है। इसी वजह से इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर भी इन्हीं कंट्रीज को रखा गया है। और इसी वजह से हीट वेव, सबसे ज्यादा गर्मी जो है वो भी आपको यहीं पे देखने को मिलती है। 40 डिग्री या इससे ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है प्लेन एरिया का। हिली एरिया में ये लिमिट 30 डिग्री है। 2 दिन तक अगर आप ऐसा देखने को मिलते हैं दो स्टेशन के ऊपर, तो हीट वेव को सेकंड डे में डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स हमारी ठीक हो जाती हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एटम्स फॉर पीस के तौर पे जाना जाता है, जिसे 1957 में क्रिएट किया गया था और जिसका हेडक्वार्टर वियना के अंदर है। हम किस ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी की बात कर रहे हैं? आईईए, आईएईए, ओपैक की बात कर रहे हैं या डब्ल्यूटीओ की बात कर रहे हैं? यू हैव 10 सेकेंड्स, सोचिए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। क्या आंसर हो सकता है यहां पर? चलिए, सो हुआ क्या अभी वेरी रिसेंटली? आईएईए, आईएईए क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इन्होंने एनुअल डेटा को रिलीज किया ऑन इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ न्यूक्लियर एंड अदर रेडियो एक्टिव मटीरियल। न्यूक्लियर या रेडियो एक्टिव मटीरियल की ट्रैफिकिंग कहां कहां पर कैसे कैसे होती है, उसको लेकर डेटा इन्होंने प्रोड्यूस किया। और डेटा ने ये बताया कि रेडियो एक्टिव मटीरियल या फिर कॉन्टेमिनेटेड डिवाइसेस जो है ये एंटर कर रहे हैं। और क्या होता है कि बहुत बार इसे रिसाइकिल कर दिया जाता है या वेस्ट में इसे ऐड कर दिया जाता है। जैसे काफी सारे लोग जो हैं घर में बहुत सारी चीजें जो वेस्ट होती है डस्टबिन में डाल देते हैं ऑफ कोर्स। तो कई बार ये जो मटेरियल है ये भी डस्टबिन के रास्ते होता हुआ रिसाइकलिंग चेन के अंदर आ जाता है। और अगर ये रिसाइकलिंग चेन में आ जाएगा तो वहां पे काफी बड़ा हेल्थ हैजार्ड हो सकता है। ये इन्होंने डेटा के अंदर भी बताया, ठीक है? तो आंसर तो वैसे यहाँ पे आईएईए हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज करना था। इसे एटम्स ऑफ पीस भी कहा जाता है, 1957 में बनाया गया था। हेडक्वार्टर कहां पर है? वियना के अंदर। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। आईएईए को लेकर ही है, लेकिन दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पहले आपसे प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभी कुछ ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ रेटिफाइंग द एडिशनल प्रोटोकॉल विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी? इम्प्लीकेशन क्या होगी? सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स आईएईए की सेफगार्ड्स में आएंगे या आते हैं। मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस जो है आईएईए की इंस्पेक्शन में होती हैं। द कंट्री विल हैव द प्रिविलेज टू बाय यूरेनियम फ्रॉम एनएसजी। अगर इस तरीके से हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें, अगर हम एडिशनल प्रोटोकॉल इसका रेटिफाई कर देते हैं, तो उसके बाद हम एनएसजी जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स है उनसे हमें यूरेनियम खरीदने का एक मौका मिल जाएगा। द कंट्रीज ऑटोमेटिकली बिकम्स अ मेंबर ऑफ एनएसजी। एनएसजी के आप डायरेक्टली मेंबर बन जाओगे वंस यू साइन दिस एडिशनल प्रोटोकॉल
जो कि किसका है, IAEA का है। इसके बाद क्या होगा, क्या इंप्लीकेशन होंगे, देखिए इंप्लीकेशन की बात करें तो सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, वो IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के दायरे में आ जाएंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वंस अगेन आंसर विल बी ए। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जूस मिशन। जूस मिशन को लेकर पूछा गया, बताइए करेक्ट क्या है। ये जो मिशन है ये नासा का मिशन है, मिशन बिलोंग्स टू नासा। तो कौन सी एजेंसी काम कर रही है यहाँ पे, नासा काम कर रही है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिशन इज टू क्रिएट मैप्स ऑफ द मून सरफेस। तो ये जो मिशन है किसके लिए भेजा जा रहा है, ये मून के सरफेस को स्टडी करने के लिए भेजा जा रहा है, ये भी हो सकता है। देन एट द सेम टाइम स्पेस क्राफ्ट इज क्रिएटेड बाय एयरबस। इसका स्पेस क्राफ्ट किसने बनाया है, एयरबस ने इसके स्पेस क्राफ्ट को बनाया है। सोचिए। चलिए, मिशन किसको बिलोंग करता है, मिशन नासा का नहीं है, रादर मिशन किसका है, ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। किसका है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये मिशन है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है इनकरेक्ट, और अगर आप इसको एलिमिनेट कर देते सीधा आप आंसर पे आ सकते थे। मेन ऑब्जेक्टिव मिशन का क्या है, टू क्रिएट मैप्स। लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा ये जो मिशन है, जूस, जे से जूस है, जे से क्या है, जे से जूस, एंड जे से है जुपिटर, क्योंकि ये जुपिटर का जो मून है उसके लिए भेजा जा रहा है। ठीक है, जुपिटर और इसके आईसी मून, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर कम रहता है, इस वजह से जो नाम है वो इस तरीके का दिया गया है, जिसका गैनीमेड, कैलिस्टो, यूरोपा, ये इसके मून है, और इन्हीं मून को स्टडी करने के लिए भेजा जा रहा है इस मिशन को। ठीक है, मेन फोकस क्या रहेगा, गैनीमेड जो कि लार्जेस्ट मून माना जाता है इन द एंटायर सोलर सिस्टम, उसको ये स्टडी करेगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड को ये स्टडी करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तीन मून कौन कौन से बताए, गैनीमेड बताया आपको, देन कैलिस्टो बताया, यूरोपा बताया। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इन मून के ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर वाटर अवेलेबल है, और इसे इसी वजह से फ्यूचर के अंदर हैबिटेट बनाया जा सकता है। मतलब इलॉन मस्क जो है वो स्टडी कर रहे होंगे अभी यहां जाने के लिए भी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज और आर करेक्टली मैच। 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो यहां पर पूछा जा रहा है। कैसीनी ह्यूगिंस, दिस बेसिकली is orbiting the Venus and transmitting data to Earth. Messenger, mapping and investigating the Mercury. तो अलग अलग आपको मिशन दिए और क्या काम है उन मिशन का वो भी यहां पर बताया गया है। वॉयेजर 1 एंड 2 सोलर सिस्टम को स्टडी करने के लिए ये है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन। 2014 का क्वेश्चन है, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं जहां पर एक मिशन दे दिया और उसका काम क्या है वो यहां पर आपसे पूछा गया। चलिए देखो, जो फर्स्ट मिशन है जिस इसे 1997 में लॉन्च किया गया था, और ये जो मिशन था ये सैटर्न के ऑर्बिट में 2004 में पहुंचा, 2017 में इसे खत्म किया गया। 2004 में क्योंकि इसने एंटर किया था, तो व्हेन आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम 2011-12 के अंदर भी इसके बारे में बात होती थी। और मैंने इसे किस तरीके से याद किया था, कैसीनी इसका नाम है ना, तो मैं इसे शनि करके, कैश शनि करके पढ़ता था, कैश शनि। और शनि जो प्लैनेट है वो कौन सा है, सैटर्न है। सैटर्न को हिंदी में शनि कहते हैं, राइट। तो यहां पर ये जो पर्टिकुलर मिशन भेजा गया था, दिस वाज नॉट फॉर वीनस, दिस वाज फॉर सैटर्न ओनली। ठीक है, याद रहेगा, इट वाज टू स्टडी सैटर्न, एंड सैटर्न के मून्स को स्टडी करने के लिए इसे भेजा गया था, राइट। तो पहली जो पेयर आपका इनकरेक्ट हो जाता है, और पावर ऑफ एलिमिनेशन को यूज करते हुए आप सीधा आंसर सी पे आ सकते हैं। देखो तभी मैंने कहा था कि यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जहां पर आपने एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। जैसे मैंने आपको पहला बताया, शनि, शनि मतलब सैटर्न, वीनस हो नहीं सकता है, फिर मैंने पहला जो पेयर था उसे एलिमिनेट कर दिया, और एलिमिनेट करते ही मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिएगा दोबारा से इसे क्लीन करके बताता हूं। जब मैंने ये एलिमिनेट कर दिया, इट मींस ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बाय डिफॉल्ट आंसर क्या होगा, सी। मतलब अगर आप इस तरीके से चीजों को कर रहे हैं तो आसानी से क्वेश्चन के आंसर को दे सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड और जो थर्ड मिशन है वो आपके बिल्कुल ठीक है। मैसेंजर जो है ये एक स्पेसक्राफ्ट नासा के द्वारा जो है मरकुरी को इन्वेस्ट करने के लिए भेजा गया था, इसे भी 2004 में लेकर आया गया था। ठीक है, वॉयेजर 1 एंड 2 जो है ये काफी पुराने हैं, 1977 के हैं, नासा के मिशन है जिसे सोलर सिस्टम के आउटर लेयर्स को स्टडी करने के लिए भेजा गया था। ठीक है, चलिए 40th क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको बताना है करेक्ट क्या है।
रिसेंटली जीआई टैग इज प्रोवाइडेड टू गोंद पेंटिंग्स ऑफ झारखंड। अभी गोंद पेंटिंग झारखंड की जो है इसे जीआई टैग से नवाजा गया है। रिकॉग्निशन विल हेल्प प्रोटेक्ट द आर्ट फ्रॉम एंड द आर्टिस्ट हु क्रिएटेड। तो इससे आर्ट को भी सहायता मिलेगी, उसे भी आप प्रोटेक्ट कर पाएंगे और आर्टिस्ट को भी कहीं ना कहीं सहायता मिलने वाली है। द पेंटिंग्स depict नेचर, एनिमल्स एंड रिलीजियस थीम्स एंड शोकेस देयर वे ऑफ लाइफ। पेंटिंग्स के अंदर नेचर दिखाया है, एनिमल्स दिखाए हैं, रिलीजियस थीम्स हैं और वे ऑफ लाइफ दिखाया गया। सोचिए, 10 सेकेंड्स आपके पास है। जीआई टैग क्या मिला होगा? चलेगी तो मैं बता देता हूँ, जीआई टैग बिल्कुल मिला है, तभी ये चीज न्यूज में थी और इसको हमने डिस्कस किया। जीआई टैग गोंड पेंटिंग को दिया है, गोंड पेंटिंग को मध्य प्रदेश, ठीक है, ना कि यहां पर झारखंड। तो जीआई टैग फॉर मध्य प्रदेश गोंड पेंटिंग जो है, ट्रेडिशनल गोंड पेंटिंग्स यहां से आती हैं और रिसेंटली इसे इस टैग से नवाजा गया है ताकि इसे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी दी जा सके। पेंटिंग्स जो है गोंड ट्राइब बनाती है, गोंड ट्राइब ये पेंटिंग्स बनाती है और इसमें नेचर, एनिमल्स, जैसे यहां पर लिखा है रिलीजियस थीम्स और वे ऑफ लाइफ, आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है। डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट है यहां पर, एक डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट, वो काफी फेमस माना जाता है और कहा जाता है इट इज बेसिकली द मेन सोर्स ऑफ गोंद पेंटिंग्स। याद रहेगा। चलिए, प्रमोशन किया जा रहा है गोंद पेंटिंग्स का थ्रू द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ऑल्सो, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन ऑल्सो। और इस आर्ट फॉर्म को ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन मिले इसके लिए सरकार भी सहायता कर रही है। जैसे कि मोबाइल कवर के पीछे भी कई बार इस तरीके की पेंटिंग्स देखने को मिलेगी, ग्रीटिंग कार्ड्स के ऊपर भी इस तरीके की पेंटिंग्स देखने को मिलेगी, बैग्स और उसके कवर्स के ऊपर भी इस तरीके की पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। क्योंकि जब हम इस तरीके से आम लोगों की आप कह सकते हैं लाइफ के अंदर इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल कवर हर किसी के पास होता है, ग्रीटिंग कार्ड्स लोग खरीदते रहते हैं, और वहां पर अगर हम गोंद पेंटिंग्स को ऐड करते हैं तो इससे अवेयरनेस भी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं पेंटिंग्स को भी बढ़ावा मिलेगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 41st क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आउट ऑफ 40 व्हाट इज योर स्कोर? प्लीज मेंशन द सेम इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में जल्दी से अपने स्कोर को बताइएगा। लास्ट में हम एक चीज और भी करेंगे, बिकॉज आपने यहां तक इसे कंप्लीट किया 50 क्वेश्चन के बाद, आई विल शेयर अ स्ट्रेटेजी विद यू कंसर्निंग आंसर राइटिंग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हीट वेव। हीट वेव को लेकर पूछा है कि बताएं इसमें से किसकी वजह से हीट वेव लाइक कंडीशन क्रिएट हो जाती है। क्या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसा होता है, अर्बनाइजेशन की वजह से ऐसा होता है, फॉसिल फ्यूल की वजह से ऐसा होता है, या फिर कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं? कमेंट सेक्शन के अंदर अगर कोई एक्स्ट्रा रीजंस आपको पता है तो वो भी जरूर बताइएगा। अदरवाइज इन तीनों में से क्या रीजन हो सकते हैं वो आप बता सकते हैं। 10 सेकेंड्स का टाइम आपका यहाँ पे शुरू हो गया है, इसको आंसर करने की कोशिश करिएगा। सोचिए, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। हीट वेव किस वजह से होती है? इज इट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, अर्बनाइजेशन, फॉसिल फ्यूल्स? चलिए, देखिए वैसे भी एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन सोल्व करना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है, बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एवरीथिंग एल्स। हर चीज का इंपैक्ट किसी न किसी दूसरी चीज के ऊपर तो पड़ ही रहा है। तो यहाँ पर हीट वेव जो है वो किस वजह से हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, बिल्कुल। फॉसिल फ्यूल जब हम ज्यादा बर्न करते हैं, ज्यादा जलाते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे भी कहीं ना कहीं एनवायरमेंट खराब होता है और उसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग जैसी कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं। और ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या होगा? फिर हीट वेव भी होगी, राइट? तो ये चीजें आपस में रिलेट करती हैं। अर्बनाइजेशन से क्या होता है? अर्बनाइजेशन से आप एक चीज कह सकते हैं कि कॉन्क्रीटाइजेशन भी हो रहा है, ठीक है। कॉन्क्रीटाइजेशन की वजह से अगर आप देखें तो जो आजकल घर बनाए जाते हैं उसमें भी वेंटिलेशन आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, टेम्परेचर वैसे ही काफी ज्यादा हो जाता है। अर्बनाइजेशन की वजह से हम एयर कंडीशंस का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं पहले के कंपैरिजन में, तो ये कॉजल फैक्टर्स बन जाते हैं कहीं ना कहीं हीट वेव के पीछे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। देखो, प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर क्या होता है ना, प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड एंड लेट मी टेल यू, 100 के 100 क्वेश्चंस किसी को भी नहीं आते होते, ठीक है। हमें लगता है कि हो सकता है किसी को 70-80 क्वेश्चंस आते हो, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, ठीक है, जिनको एग्जैक्टली पता हो। देखो, क्या कोई 150 स्कोर करता होगा? डेफिनेटली लोग 150 प्लस स्कोर करते हैं, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो ये कहे कि मुझे 80 के 80 क्वेश्चंस बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ आते थे। नो, होता क्या है यहाँ पर, 30-35 क्वेश्चंस मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनका स्कोर काफी ज्यादा जाता है। इन क्वेश्चंस के अंदर दे आर वेरी श्योर कि हमें ये पता है, ठीक है।
30 to 35 क्वेश्चंस जो बाकी होते हैं वहां पर दे यूज मेथडोलॉजीज, ये लोग स्मार्ट तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, जहां पर एलिमिनेशन मेथड को यूज करना, कॉमन सेंस को यूज करना, इस तरीके से ये 70 के आसपास क्वेश्चंस को ठीक कर जाते हैं और 140 का स्कोर यहां पर आ जाता है। अगर नेगेटिव मार्किंग करोगे तो भी ये 120 तक फॉल करते हैं। ठीक है, सिमिलरली जो लोग प्रीलिम्स को क्रैक करते हैं वहां पर भी नंबर कुछ इसी तरीके का रहता है कि 30 क्वेश्चंस में दे आर वेरी श्योर कि ये तो हमें आते ही आते हैं। ठीक है, देन एक्स्ट्रा 40 मार्क्स के लिए ये लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा 40 मार्क्स के लिए दे अगेन डिप्लॉय दीज स्ट्रेटजीज। तभी कहा जाता है कि यूपीएससी के अंदर हार्डवर्क तो जरूरी है ये, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ जब आप स्मार्ट और हार्डवर्क दोनों को मर्ज कर देते हो देन यू गेट द रिजल्ट्स। ओनली स्मार्ट वर्क से काम नहीं चलेगा, क्योंकि काफी इंटेलिजेंट लोग भी इस पर्टिकुलर एग्जाम में फेल हो जाते हैं, नहीं पास कर पाते, क्योंकि उनको लगता है कि दे आर वेरी स्मार्ट टू डू और क्रैक दिस एग्जामिनेशन। वो कंसिस्टेंट बेसिस पे टॉपर्स रहे अपने कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, लेकिन हार्डवर्क नहीं करते। तो सिर्फ स्मार्ट वर्क से काम नहीं चलेगा। क्या सिर्फ हार्डवर्क से काम चलेगा? इससे भी काम नहीं चलेगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो यहां पर चाहिए होगा हमें इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज एक बलिकता, इट इज कंडक्टेड बिटवीन, अभी ये न्यूज में थी, तो किस किस के बीच में करी जा रही है? इंडिया, यूएस, इंडिया, फिलीपींस, इंडिया, वियतनाम, या नन ऑफ द। सोचिए, 10 सेकेंड्स आपके पास है। रिसेंटली ये जो एक्सरसाइज है ये एक एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये क्या है? ये एक एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसे अभी कंडक्ट किया गया था। किस किस के बीच में? ये यूएस एंड फिलीपींस के बीच में कंडक्ट करी गई थी। तो आंसर हो जाएगा नन। ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं थी। कौन कौन सी दो कंट्रीज थी? एक तरफ था यूएस और इनके साथ फिलीपींस। दोनों कंट्रीज ने मिलकर ये एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज करी और मेन काम क्या था? जॉइंट थ्रेट। अब जॉइंट थ्रेट नाम तो कोई नहीं लेता है, लेकिन अगर दोनों कंट्रीज की बात करी जाए, दोनों के लिए जॉइंट थ्रेट कौन है? चाइना। इसी वजह से इंडो पैसिफिक के अंदर यूएस अलग अलग कंट्रीज के साथ, चाहे इंडिया, उनके साथ भी इस तरीके की एक्सरसाइज करता रहता है। और कहीं ना कहीं चाइना जो है उसको पता है कि ये उसी के अगेंस्ट में करी जा रही है, एंड देन चाइना के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स इस तरीके की एक्सरसाइज को लेकर देते रहते हैं। खैर, यहां पर करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पुट द फॉलोइंग एज पर मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन, एमईई फॉर 2022। यहां पर आपको बताना है, एक टॉप से बॉटम पोजीशन पे रखना है, क्योंकि अभी क्या हुआ, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन हुआ अलग अलग टाइगर रिजर्व्स का। तो आपको बताना है फर्स्ट पोजीशन पे कौन आया, सेकंड पे कौन आया, थर्ड पे कौन आया। परिया टाइगर रिजर्व है, सतपुरा टाइगर रिजर्व है, नागरहोल टाइगर रिजर्व है। सोचिए और इसको आंसर करिए। 10 सेकेंड्स आपके पास है। चलिए, सो रिसेंटली एनटीसी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है, इन्होंने फिफ्थ साइकिल करी, मतलब मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन जो है ये पांचवी बार इसमें किया, फिफ्थ साइकिल करी, और इसमें परियर टाइगर रिजर्व जो है इसका फर्स्ट रैंक आया। ठीक है, बांदीपुर का सेकंड रैंक आया, हालांकि बांदीपुर यहां पे दिया नहीं है। ठीक है, देन इसके बाद सतपुरा जो है वो भी सेकंड पोजीशन पे आया और बांदीपुर के साथ उसने अपने रैंक को शेयर किया। जो नागरहोल है इसकी पोजीशन थर्ड आई। तो हमें ये फर्स्ट पोजीशन पे कौन मिलता है? परियार। सेकंड पोजीशन पे सतपुरा एंड बांदीपुर दोनों ही थे। और थर्ड पोजीशन पे बात करी जाए तो नागरहोल वाज ऑन द थर्ड पोजीशन। ठीक है, ये रिजल्ट्स अभी निकल कर आए हैं। ठीक है, यहां पर ये भी बात करी गई कि जब हम बात करते हैं परिया टाइगर रिजर्व, सतपुरा, बांदीपुर, नागरहोल, ये काफी सारे टाइगर रिजर्व तो आपको कहां पर मिलते हैं? ये आपको तमिलनाडु में ही मिलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नाउ, इनको रैंकिंग अच्छी क्यों मिली है? क्योंकि कहा जाता है कि इन्हें काफी अच्छे से मैनेज किया गया है, काफी अच्छे से, दे आर द मैनेज वंस। ठीक है, याद रहेगा, कई बार रैंकिंग पूछ ली जाती है इस तरीके से। वैसे इन रैंकिंग के बाद नाम तो नहीं आएगा, लेकिन इसके अलावा जैसे अनामलाई टाइगर रिजर्व है, इसका रैंक कितना आया? इट वॉज ऑन द फिफ्थ रैंक। देन एक और मधुमलाई टाइगर रिजर्व है, इसका रैंक क्या आया? एट्थ रैंक आया इसका। खैर, यहाँ पे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 44 के ऊपर, जो कि क्वांटम मिशन को लेकर है, पूछा गया क्वांटम मिशन को लेकर बताएं करेक्ट क्या है। इट विल बी इंप्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डीएसटी से इंप्लीमेंट करने वाला है। इंडिया थर्ड कंट्री बन जाएगा जिसके पास डेडिकेटेड क्वांटम मिशन रहने वाला है। बिट्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ प्रोसेस ऑन क्वांटम कंप्यूटर्स। क्वांटम कंप्यूटर्स के अंदर जो बेसिक यूनिट होती है वो कौन सी होती है? बिट्स होती है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, फिर हम इसे डिस्कस करेंगे।
चलिए, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने, जिसको कि चेयर कौन कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अप्रूव किया किसको, नेशनल क्वांटम मिशन को। और ये किया क्यों गया है, ताकि हेल्प करी जा सके साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर क्वांटम टेक्नोलॉजी को डेवलप करने को लेकर। ठीक है, तो ये इंप्लीमेंट कौन करेगा, डीएसटी करेगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब देखो ना, जब हम क्वांटम मिशन की बात करते हैं, क्या हम तीसरे नंबर पे होंगे? हमसे पहले ही इस तरीके की टेक्नोलॉजी में एडवांस कंट्रीज कौन सी है, यूएस और चाइना तो हमेशा हमसे आगे रहता ही है टेक्नोलॉजी के मामले में। बट रशिया भी पीछे नहीं है, रशिया भी हमसे आगे है। तो वी आर द सेवंथ कंट्री टू हैव अ डेडिकेटेड क्वांटम मिशन, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज, रशिया, यूएस, चाइना, ये हमसे काफी आगे है। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। और सिर्फ आपको यही चीज एलिमिनेट करनी थी, और अगर आप ऑप्शंस के ऊपर आएंगे तो आप इसे भी एलिमिनेट कर देंगे, इसे भी कर देंगे, इसे भी कर देंगे। इट मींस बाय डिफॉल्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्योंकि बेसिक यूनिट क्या है, बेसिक यूनिट क्यूबिट्स होती है, जिसे कहा जाता है क्वांटम बिट्स एक्सपेंडेड फॉर्म में, और शॉर्ट फॉर्म में इसे क्या कहा जाता है, क्यूबिट्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वांटम कंप्यूटर को लेकर, ये क्वांटम कंप्यूटर्स विल सपोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। क्वांटम कंप्यूटर जो हम एक नेशनल क्वांटम मिशन जो लेकर आए हैं, इससे फायदा क्या होगा? क्या सुपर कंडक्टर एरिया में फायदा होगा, सेमी कंडक्टर एरिया में फायदा होगा, सैटेलाइट, किस एरिया में हमें फायदा होने वाला है, ये बताना है आपको। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए। पिछले 5-6 सालों में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कोई भी नई टेक्नोलॉजी जो होती है उसकी एप्लीकेशन पूछी जाती है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, आई एम नॉट सेइंग अगेन इन ऑल द केसेस, बट 80-20 रूल यहां पर अप्लाई करिएगा। जब भी किसी चीज की एप्लीकेशन पूछी जाती है तो मोस्ट ऑफ द एरियाज में वो चीज अप्लाई होती है। तो यहां पर भी सुपर कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, सेटेलाइट्स, हर जगह पे कुछ ना कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वांटम कंप्यूटर्स या क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल रहने वाला है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, डी। क्योंकि देखो, कोई भी फ्यूचर टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसका इस्तेमाल बहुत जगह पर किया जा सकता है। और कई बार चीजों को नेगेट करना ऑप्शन के अंदर मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में आपने लिख दिया कि इसका इस्तेमाल यहां नहीं किया जा सकता, लेकिन हो सकता है कुछ 2 महीने के बाद न्यूज आए और पता चले कि क्वांटम कंप्यूटिंग का इस्तेमाल वहां पर भी किया जा सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब आपका पेपर सेटर सेट करता है ना, तो उसके लिए ऐसे ऑप्शन सेट करना काफी मुश्किल हो जाता है जो कि एलिमिनेट किया जा सके, क्योंकि टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो ही रहा होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां पर पहली स्टेटमेंट कहती है, अ सिविल यूनियन इज अ लीगल स्टेटस दैट ग्रांट्स सेम सेक्स कपल सर्टेन राइट्स। अब देखो, ऐसा एक क्वेश्चन सिविल यूनियन के ऊपर कुछ देर पहले हमने किया, और अगर आपने उसे अच्छे से देखा है, समझा है और याद किया है, ये चीज भी काफी मैटर करती है कि आपका फोकस था कि नहीं था। तो अगर आपने फोकस तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व किया है और आपका गलत भी था, तो आपने एक्सप्लेनेशन को सही से सुना है, तो आप इसको आसानी से मार्क कर देंगे। अगर आपका ये क्वेश्चन गलत होता है, इट मीन्स कहीं ना कहीं वीडियो देखते टाइम फोकस जो है वो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। Civil union resembles a marriage and brings with it employment, inheritance, property, and parental rights. There are some differences between the two. Maybe. Civil union is a marriage like legal sanction provided to two individuals generally of same sex. This is also possible. तो यहाँ पे बेसिकली सिविल यूनियन और जो मैरिज है उसका कंपैरिजन किया हुआ है। तीनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़िए, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करेंगे डिस्कशन इसको लेकर। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? चलिए, सो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट हमारी ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था सिविल यूनियन हालांकि पूरी तरीके से मैरिज के बराबर नहीं है, बट सर्टेन राइट्स विच यू गेट अंडर मैरिज, वो भी सिविल यूनियन के अंदर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है, और उन राइट्स के अंदर इनहेरिटेंस राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, सिविल यूनियन इज ए मैरिज लाइक, नॉट इक्वल टू मैरिज, बट मैरिज लाइक लीगल सेंक्शन जो कि इंडिविजुअल को दिया जाता है, यूजुअली सेम सेक्स कपल्स को यहां पर ये चीज दी जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। हमने डिस्कस क्यों किया है? क्योंकि काफी टाइम से अगर आप देखोगे, पूरा अप्रैल जो था, आपने न्यूज़पेपर अगर आपने पढ़ा है, खासतौर पे अप्रैल के सेकेंड हाफ में इस तरीके की न्यूज काफी ज्यादा आ रही है, जिसके अंदर सेम सेक्स मैरिज की बात हो रही है, जिसमें सिविल यूनियन की बात हो रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से पूछा जा रहा है कि आप जो पिटिशंस है उनको क्यों सुनवाई कर रहे हैं, क्योंकि ये तो पार्लियामेंट का काम है कि सेम सेक्स मैरिज अलाउड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इसके रिप्लाई में ये कहता है कि हम तो सिर्फ सिविल यूनियन की बात कर रहे हैं। तो ये चीजें न्यूज में पूछी जा सकती है। खैर, चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए 47 क्वेश्चन देखते हैं। SDG 3, SDG 4, SDG 5 के सामने दिए हैं कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है। पीछे न्यूज में थे, इसी वजह से पूछा गया, बताइए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। 10 सेकेंड्स में आपको दे देता हूं, सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कस करेंगे। SDG 3, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3, रिलेट करता है हेल्थ से।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो फोर्थ है ये रिलेट करता है एजुकेशन से, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5 जो है इट इज रिलेटेड टू जेंडर इक्वालिटी, ये जेंडर इक्वालिटी से रिलेट करता है। तो यहाँ पे तीनों ही इनकरेक्टली मैच कर रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। 1 to 17 जो आपके एसडीजीज हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। मैंने लास्ट ईयर वैसे इस चीज के लिए एक निमोनिक जो था वो भी बनाया था, लेकिन उसका मैं वीडियो अभी तक नहीं बना पाया हूँ। सो इफ आई गेट द टाइम देन आई शेयर द स्ट्रेटेजी की 1 to 17 एसडीजी को याद कैसे करना है, ताकि फिर आप कभी भी ना भूलें उसे। खैर 48 क्वेश्चन को देखते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए। 48 क्वेश्चन जो है हीट वेव को लेकर है। पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्राइटेरिया ऑफ हीट वेव। अगर आपको ध्यान हो यहां पर क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं, जो कि इंडिया पॉपुलेशन को लेकर है। पूछा गया बताइए करेक्ट क्या है। इंडिया इज गोइंग थ्रू डेमोग्राफिक डिविडेंड। इंडिया जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड से होता हुआ जा रहा है। 25% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 14 ईयर्स। तो 25% पॉपुलेशन 0 to 14 के एज ग्रुप में है। 31% जो पॉपुलेशन है वो 15 to 64 जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उस ग्रुप के अंदर आती है। 10 सेकंड्स आपके पास है, सोचिए। अभी हमने एक क्वेश्चन पॉपुलेशन को लेकर पहले भी डिस्कस किया था, वो क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से देखा है तो वो यहाँ पर हेल्प करेगा। यूपीएससी के अंदर भी ऐसा होता है कि कई बार 35th क्वेश्चन जो होता है वो 67 क्वेश्चन से रिलेट कर रहा होता है, 23rd क्वेश्चन 91st क्वेश्चन से रिलेट कर रहा होता है। तो पुरानी जानकारी भी कई बार आपको दूसरा क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करती है। इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड शुरू हो गया था 2005 से ही, और कहा जाता है कि 2050 तक ये डेमोग्राफिक डिविडेंड चलने वाला है। मतलब जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसमें नंबर काफी ज्यादा रहेगा। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि यंग पॉपुलेशन इंडिया के अंदर ज्यादा रहेगी। यंग पॉपुलेशन का मतलब ये है अर्निंग पॉपुलेशन, जो अर्नर्स होंगे वो ज्यादा होंगे, और इसी वजह से इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं अगर उन्हें अच्छे से हेल्थ और एजुकेशन मिलाए। तो इंडिया इज गोइंग थ्रू डेमोग्राफिक डिविडेंड, बिल्कुल ठीक है। 0 to 14 एज के अंदर 25% पॉपुलेशन है, लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या सिर्फ 31% पॉपुलेशन से हो सकता है? नो, यहाँ पर 68% पॉपुलेशन हमारी यंग पॉपुलेशन है, और इसी वजह से ये जो नंबर है वो काफी ज्यादा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए विल बी द करेक्ट आंसर। ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द टॉप मोस्ट एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया? तो जामनगर इसमें है, भावनगर है, अहमदाबाद है, वडोदरा है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर बन गया? अभी क्या हुआ था पीछे एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया को लेकर डेटा आया था, जिसमें यहां पर टॉप मोस्ट पोजीशन पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स है जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं उनका रैंक दिया है। तो यहां पर टॉप पोजीशन के ऊपर नाम आया था जामनगर का। जामनगर कहाँ है? गुजरात के अंदर। तो जामनगर गुजरात इज द टॉप एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, और 24% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट अगर हम वैल्यू टर्म्स की बात करें वो यहां से होता है। सूरत भी गुजरात के अंदर है, यहां पर भी नंबर काफी अच्छा है। मुंबई, यहां से भी एक्सपोर्ट काफी ज्यादा होता है, इसका भी नंबर काफी बेहतर था। सूरत इन गुजरात, मुंबई जो है महाराष्ट्र के अंदर सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे आए हैं, और वहां पर भी जो नंबर है वो काफी बेहतर है, लेकिन जामनगर के कंपैरिजन में काफी कम है। ठीक है, तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे कौन है वो नाम आपको पता होना चाहिए। चलिए लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, हमने ऑलमोस्ट अपना टेस्ट कंप्लीट कर दिया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन। आईबीसी को लेकर पूछा है, बताइए करेक्ट क्या है। द थीम इज रिस्पॉन्सेज टू कंटेम्प्रेरी चैलेंज। इस बार जो आईबीसी की जो समिट हो रही है उसका थीम क्या है? रिस्पॉन्सेज टू कंटेम्प्रेरी चैलेंज। इट सीक्स टू डेल इनटू बुद्धास मैसेज फॉर पीस कंपैशन एंड हार्मनी। तो इसके अंदर बात किसकी करी जाएगी? बुद्धा के मैसेज की। बुद्धास 8 फोल्ड पाथ कंसिस्ट ऑफ राइट अप्रोच। बुद्धा का जो 8 फोल्ड पाथ है उसमें राइट अप्रोच भी आता है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करना होता तो सबसे पहले मैं इस स्टेटमेंट को ठीक करता, विच इज कॉमन सेंसिकल स्टेटमेंट। ठीक है, मुझे नहीं पता कि इस बार का थीम क्या है, थीम कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता 8 फोल्ड पाथ के अंदर राइट अप्रोच है या नहीं है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट पता होने की वजह से ये तो बात पक्की है कि आंसर में 2 तो आएगा ही आएगा। तो मैं कम से कम इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकता था, सी। ठीक है, अब मुझे पता है कि आंसर ए, बी या डी में से कोई होगा। अब यहां पर देखते हैं थीम की बात करें तो यस थीम है इसका रिस्पॉन्स टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। बुद्धा का 8 फोल्ड पाथ जो है, वैसे मैंने इसको क्लास में बताया हुआ है जब मैंने आपको एथिक्स पढ़ाया था कि इसे याद कैसे करना है। कैमल इज राइट व्यू। ठीक है, तो यहां पर सी स्टैंड्स फॉर राइट कंसंट्रेशन, ए स्टैंड फॉर राइट एक्शन, एम स्टैंड्स फॉर राइट माइंडफुलनेस, ई स्टैंड्स फॉर राइट एफर्ट्स। ठीक है, यहां पर एल स्टैंड्स फॉर राइट लाइवलीहुड।
ठीक है। आई स्टैंड्स फॉर राइट इंटेंट, एस स्टैंड्स फॉर राइट स्पीच, देन राइट व्यू तो इसमें है ही, तो 5 यहां से आ गए, 2 यहां से आ गए, एक यहां से आ गया, तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। इसमें अप्रोच की बात नहीं करी है, बाकी चीजें यहां पर दे रखी हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी से अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर आपका स्कोर 0 to 19 के बीच में है तो यू आर इन द स्टूडेंट कैटेगरी, जहां पर आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। 20 to 30 का स्कोर एक ठीक ठाक स्कोर माना जाएगा, क्योंकि आप एस्पिरेंट कैटेगरी में आ गए। 31 to 39 का स्कोर काफी अच्छा है, बिकॉज इट शोज द सीरियसनेस और सिंसियरिटी यू कैन से। तो ये एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। वैसे ही मैंने आपको कट ऑफ जो है ऑलरेडी दिया हुआ था। 40 to 50 का स्कोर तो बहुत ही बेहतर है टॉपर कैटेगरी में, बट फिर भी अगर आपने 45 का स्कोर भी किया है तो आपको देखना पड़ेगा कि मेरे 5 स्कोर कहां पर कटे, और उसे आपको अच्छे से यहाँ पर इंटरनलाइज करना पड़ेगा, सो दैट इन एग्जाम अगर सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फिर आप आसानी से उसका आंसर कर सके। 45 क्वेश्चन में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आपको लगेगा कि इन 45 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन वर देयर जो कि मैंने तुक्का लगाया है और मेरे वो ठीक हो गए, या गेस वर्क किया है, जिसे मुझे एलिमिनेशन मेथड यूज किया। 3 में से मुझे 2 स्टेटमेंट पता थी, तीसरी नहीं पता थी। तो आप इनको भी अच्छे से रिवाइज करिएगा, ताकि एग्जाम में इस तरीके का कंफ्यूजन खत्म हो जाए। वहां पर आपको कम से कम कॉमन सेंस का, कम से कम ट्रिक्स एंड टिप्स का इस्तेमाल करना पड़े, बहुत सारी चीजें आपको याद हों, आपने पढ़ रखी हैं, और उस तरीके से आप आंसर कर दें। तो यहाँ पर जो कोर्स है दैट इज अवेलेबल, आप इसे कमेंट सेक्शन में जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो करंट अफेयर्स का पूरे साल का कोर्स रहने वाला है, ताकि आपको हर वीक जो करंट अफेयर्स है उनके वीडियोस मिलते रहें, और बाय द एंड ऑफ द ईयर कम से कम हम यहाँ पर 2500 टॉपिक्स जो है उसको कंप्लीट कर लें। तो आप इसे exam.netmock.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, और वीकली बेसिस पे जो वीडियोस हैं उसके थ्रू अपनी तैयारी कर सकते हैं। सो exam.netmock.com पे जाके आप इसे चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।